हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप इस सिचुएशन में सब कुछ सही होगा, आप बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। हम लोग जैसा कि एक सीरीज चला रहे थे जिसका टाइटल था अतीत और वर्तमान के बीच संवाद, जिसको शुरू करके हम लोगों ने हिस्ट्री का एक टाइम स्केल में कैसे हम डिवाइड करते हैं, उसको कौन कौन से पीरियड हैं, कौन कौन से एरा हैं, उस बारे में थोड़े बहुत डिस्कशंस हम लोगों ने किए थे इससे प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लोग उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बातें करी थी उसी से आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और हम लोगों ने कल कहाँ छोड़ा था, हिस्ट्री के बारे में देखा था कि हिस्ट्री क्या है, कैसा है हिस्ट्री, कैसे पढ़ते हैं उसको, कौन कौन से एरियाज़ हैं, एक मोटा ओवरव्यू लिया था। हम लोगों ने बात करी थी कि हम सबसे पहले जो फेज ऑफ हिस्ट्री पढ़ेंगे वो है 1857 से 1947। हम लोगों ने बात करी थी कि हम पहले मॉडर्न इंडिया कवर करेंगे, सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के भी कई पार्ट किए गए थे। हमने बताया था कि 1707 से लेकर 1947 तक के पीरियड को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, जिसमें से 1857 से 1947 एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, चाहे वो आप स्टेट पीएससी दे रहे हो, चाहे वो आप यूपीएससी दे रहे हो, या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो इंडिया में, वो बहुत ही ज़रूरी सेक्शन होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस क्यों बनते हैं यहाँ से? क्योंकि जो वर्तमान समय में, देखिए हमारी सीरीज का नाम ही है ना कि अतीत और वर्तमान से संवाद। तो अतीत का वर्तमान से संवाद, देखिए ना कितना कितना लॉजिकल बात है ये, कि आज आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, छोटे से छोटे लेवल का एग्ज़ाम हो या भारत सरकार की सर्वोच्च सेवा में जाने वाला एग्ज़ाम हो, दोनों में आप देखते हैं कि ये एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा क्षेत्र है, सबसे फेवरेट एरिया है जहाँ से वो क्वेश्चन बनाता है। अब आप सोचिए कि ऐसा क्यों होता है कि बाकी हिस्ट्री से वो क्वेश्चन नहीं बनाता, इस हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है? ऐसा इसलिए है कि वर्तमान समय में जो भारत दिख रहा है आपको, वर्तमान भारत जिस तरह के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों पर खड़ा हुआ है, उसकी नींव कहाँ से पड़ी है? अगर इससे पहले आप जाएंगे, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन से पहले आप जाएंगे, तो आप देखेंगे कि राजाओं का शासन था, महाराजाओं का शासन था। जो वर्तमान समय में हमारे मूल्य हैं, हमारे भारत के जो मूल्य हैं, जिनमें लोकतंत्र है, जिनमें धर्मनिरपेक्षता है, जिनमें बंधुत्व है, भाईचारा है, अखंडता है, राष्ट्रीय एकता है, ये सारे कंटेंट आपको कहाँ से मिलने शुरू होते हैं? ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। जब से भारत का राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है तो वो बहुत समग्र आंदोलन के रूप में हमारे सामने आता है। हमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मात्र ये नहीं समझना चाहिए कि ये अंग्रेज़ों को भारत से निकाल देने का आंदोलन था। अगर हम ये सोचते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अंग्रेज़ों को भारत से निकाल देने का आंदोलन था, तो हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को उसकी समग्रता के साथ नहीं समझ रहे हैं, फिर हम उसके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, क्योंकि वो अंग्रेज़ों से तो लड़ा ही नहीं जा रहा था। जैसे बहुत सारे आज के टाइम पे लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि गांधी जी अंग्रेज परस्त थे, क्योंकि वो कभी अंग्रेज़ों के खिलाफ थे ही नहीं। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं थे, बिल्कुल सही बात है, हम खिलाफ थे औपनिवेशिक व्यवस्था के। हम एक अंग्रेज मारकर, दो अंग्रेज मारकर देश को आज़ाद नहीं करवा सकते थे। हमें उस व्यवस्था के अगेंस्ट लड़ना था, जिस व्यवस्था को हम कोलोनलिज्म के नाम से जानते हैं या उपनिवेशवाद के नाम से जानते हैं। और उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़कर हम क्या करने जा रहे थे? हम एक लोकतांत्रिक देश की रचना करने जा रहे थे, हम एक गणतांत्रिक देश की रचना करने जा रहे थे, हम एक ऐसे देश की रचना करने जा रहे थे जहाँ पर लोगों को फंडामेंटल राइट्स होंगे, जहाँ पर लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी। तो ऐसा देश अचानक से नहीं बनाया जा सकता था ना। और 1707 की जो सिचुएशन थी, जहाँ से हम लोगों ने मॉडर्न इंडिया को शुरू किया है, या इवन कि 1857 की जो सिचुएशन थी, वहाँ से 1947 तक जाते जाते हमने वर्तमान भारत की मजबूत आधारशिला रखी। जिस भारत में हम रह रहे हैं और जिस तरह के स्वतंत्रताओं को हम इंजॉय कर रहे हैं, वो सब यहीं से आई हुई हैं। यही कारण है कि वर्तमान समय के भारत को समझना है अगर, तो आपको इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को समझना ही चाहिए।
वर्तमान में जो आप धर्मनिरपेक्षता के मूल्य हैं, वर्तमान में जो लोकतंत्र के मूल्य हैं, अगर उनको व्यवस्थित तरीके से आपको समझना है तो आपको इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल की समझ होना अनिवार्य है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की समझ होना अनिवार्य है। तो ये फेज है जिसे हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडिया में। वो फेज है 1857 से 1947 के बीच का हिस्ट्री। 90 साल का इतिहास है भारत में अभी तक जितने भी परिवर्तन हुए हैं, जब से भारत अस्तित्व में आया है तब से लेकर 1947 या मैं कह रहा हूँ कि आज की डेट तक जितने भी चेंजेज आए हैं, अगर हम उनको इवेल्युएट करें कि भाई कौन सा चेंज सबसे बड़ा हुआ, जैसे आप पीछे हिस्ट्री, अभी बहुत सारा हिस्ट्री आप हमारे साथ पढ़ेंगे, जैसे आपने पढ़ा भी होगा बहुत सारी जगहों से कि गुप्ता पीरियड वॉज गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। गुप्त पीरियड आया एक, जो हम कहते हैं कि वो गोल्डन एरा था। वो लगभग 300 ईस्वी से लेकर 650 ईस्वी के बीच के पीरियड को हम कहते हैं कि वो गोल्डन एरा था। तो वो गोल्डन एरा था, तो उसमें कैसे चेंजेज आए, हम किस आधार पे कहते हैं गोल्डन एरा था? क्या जो 1947 के बाद देश निर्मित हुआ क्या उससे भी अच्छा था वो? तो आप कहोगे नहीं भाई, उससे तो अच्छा नहीं था वो। तो मैं कह रहा हूँ कि भारत के बनने से लेकर और भारत की वर्तमान तिथि तक जो सबसे ज़्यादा जिन घटनाओं ने भारत को परिवर्तित किया, भारत के समाज को परिवर्तित किया, भारत की व्यवस्था को परिवर्तित किया, लोगों के चिंतन प्रणाली को परिवर्तित किया, आर्थिक संसाधनों के प्रति दृष्टिकोण को बदला, वो सब कुछ इस पीरियड में घटित हुआ है। वर्तमान भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था का जो आधार है, मिक्स्ड इकोनॉमी का जो आधार है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी व्यवस्था विकसित हुई, वो सब इन्हीं में से निकली हुई है। इसलिए बहुत 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 महत्वपूर्ण फेज है और हमारे यहाँ हमारे किसी भी एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ताकि हम अतीत और वर्तमान के मध्य एक बेहतर संवाद निर्मित कर सकें अपने मन में। अगर यहाँ से क्वेश्चंस पूछना बंद कर देगा तो लोग इसको पढ़ना बंद कर देंगे, तो अतीत और वर्तमान के मध्य जो संवाद की क्रिया है वो टूट जाएगी। इसलिए अतीत और वर्तमान का संवाद बना रहे, तभी हम बेहतर भविष्य का निर्माण कर पाएंगे, तभी हम बेहतर वर्तमान का निर्माण कर पाएंगे। तो जरा देखते हैं कि क्या है भाई 1857 से 1947 के बीच की हिस्ट्री। 1857 से 1947 में जो इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल चलाया गया, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया, इसको भी हम अपनी समझ के लिए और इसमें होने वाले परिवर्तनों के आधार पर हम इसे बांट सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि 1857 से लेकर और 1885 तक ये जो आंदोलन चलाए गए, जो भी घटनाएं हुई इस दौरान 1857 से 1885 के बीच में, ये बड़े इंडिपेंडेंट नेचर की थी, बड़े रीजनल नेचर की थी, बड़े पर्सनल रीजन की थी। कोई एक समूह खड़ा होता था, कोई एक व्यक्ति खड़ा होता था, अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध और उसके विरुद्ध संघर्ष करता था। इनमें कोई संगठन नहीं था, कोई तारतम्यता नहीं थी कि इस घटना के बाद ये होगा, इस घटना के बाद ये होगा, इस घटना के बाद ये होगा। न कोई तैयारी थी, बस जिसके समझ में जो आ रहा था वो वैसा कर दे रहा था। सबके मन में एक कॉमन इंटेंशन था कि अंग्रेज जो है वो हमें लूट रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे कल्चर, जो हमारी दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यता हूँ मैं, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। तो उन सब कारणों से लोगों ने अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग तरह से संघर्ष किया। इनमें अधिकांश संघर्ष हिंसक रहे। लेकिन 1885 के बाद एक बड़ा चेंज आया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत वैचारिक तरीके से और एक समग्र दृष्टिकोण के साथ चलाने का प्रयास किया गया। हमें देखिए, समग्र दृष्टिकोण जब हम कहते हैं तो आप इस बात को समझें, अभी हम उस पर आते हैं, उससे पहले आप एक बात को समझ लें कि अगर हम अंग्रेजों को भारत से निकाल देते 1857 में तो क्या हो जाता? अंग्रेज चले जाते, फिर से बहादुर शाह जफर सम्राट घोषित हो जाते। और अगर फिर से बहादुर शाह जफर सम्राट घोषित हो जाते तो क्या इसी व्यवस्था के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं? क्या हम इसलिए आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम अंग्रेजों को निकाल के किसी और को सत्ता में बिठा दें? ऐसा नहीं था। तो ये 1857 से 1885 के बीच में जो संघर्ष हुआ वो वास्तव में उन्हीं लोगों द्वारा अपनी सत्ता को पुनः स्थापित करने का संघर्ष हुआ, जो अगर स्थापित हुए होते तो हम मेडिवल एरा से बाहर नहीं आ पाते। तो अगर हमें मेडिवल एरा से मॉडर्न एरा में आना था तो उसके लिए हमें उन चीज़ों को अपनी सभ्यता के साथ
इंटीग्रेट करना था, अपने कल्चर के साथ इंटीग्रेट करना था, अपने लिविंग के साथ इंटीग्रेट करना था, जो पूरी दुनिया को मध्य युग से आधुनिक युग की ओर ले जा रही थी। मध्य युग से आधुनिक युग की ओर कौन सी चीज़ें ले जा रही थी? स्वतंत्र चिंतन, स्वतंत्र मानव चेतना, व्यक्ति को मताधिकार, उसे निर्वाचित होने का अधिकार, उसे निर्वाचन करने का अधिकार, ये सारे तत्व थे जिन्होंने इस दुनिया को मध्यकाल से आधुनिक काल में ट्रांसफ़र किया। तो वो चीज़ें हम देख रहे थे कि यूरोप में हो रही हैं, पश्चिमी देशों में हो रही हैं। तो उसी तरह से हम, हालांकि ये अभी बड़े मुद्दे पे हम लोग चले जाएंगे, उधर हम जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब भी ये बात होती है कि भारत का आधुनिकीकरण क्या अंग्रेज़ों के आने से हुआ, यूपीएससी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि क्या भारत में अंग्रेज़ों के आने से भारत का आधुनिकीकरण हुआ, तो आप कहेंगे भाई नहीं, ऐसा तो नहीं है। आधुनिकीकरण हमारे अपनी चीज़ों के वापस आने से हुआ, पुनर्जागरण से आधुनिकीकरण हुआ। और जितना हिस्सा हमारे यहाँ अंग्रेज़ों ने आधुनिकीकरण को प्रभावित किया, एक्चुअल में वो आधुनिकीकरण नहीं बल्कि पाश्चात्यकरण हुआ सभ्यता का। पॉइंट हमारा यहाँ ये था कि 1857 से 1885 के बीच में जो इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा गया, उसमें कोई वैचारिकता नहीं थी, कोई उसमें दूरदर्शिता नहीं थी। अंग्रेजी व्यवस्था के विरुद्ध हमारे पास कोई विकल्प नहीं था कि हम कुछ और करने जा रहे हैं, अंग्रेजी व्यवस्था का हम विकल्प प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ हमारे पास नहीं था। और अगर हम भारत में जो अंग्रेज़ों के आने से पहले की शासन व्यवस्था थी और अंग्रेज़ों की जो शासन व्यवस्था थी, अगर हम दोनों की तुलना बहुत निरपेक्ष भाव से करें तो एक बात आप समझ जाइए कि अंग्रेज़ों का शासन इज मोर बेटर दैन जो पहले लोग शासन कर रहे थे भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले। अंग्रेज रूल ऑफ लॉ लेके आया भारत में, अंग्रेज जो है विधि का शासन कर रहा था, न्याय का शासन कर रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत पारदर्शी था सब कुछ, लेकिन जो पहले वाला शासन था उससे ज़्यादा पारदर्शी था। तो जो भारत का पढ़ा लिखा समुदाय था वो चाहता था कि भाई इस तरह से हम अंग्रेज़ों को ना निकाल दें। अंग्रेज आए तो हमें मॉडर्नाइजेशन आया, अंग्रेज आए तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ, अंग्रेज आए तो सती प्रथा पर बैन लगा, अंग्रेज आए तो इस तरह की तरह की गतिविधियां ऐसी संचालित हुई जिन गतिविधियों से एक आधुनिक भारत का निर्माण हुआ। तो मैं अगर उनको ऐसे ही बाहर निकाल दूं तो ये ठीक नहीं है। पहले हमें उनके लिए एक विकल्प बनाना चाहिए अपने देश के अंदर कि हम क्या कर सकते हैं। तो उस क्रम में हमने एक बड़ा काम किया, वो था इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बाद जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चला वो बहुत ही व्यवस्थित था, संस्थागत था और बहुत ही कंट्रोल्ड वे में चलाया जा रहा था। और जैसा हमारा आंदोलन चला पाने की क्षमता थी उस तरह से आंदोलन चलाया जा रहा था। हमारी क्षमता हिंसक संघर्ष की नहीं थी, हम अमेरिका जैसी क्रांति नहीं ला सकते थे, हमारे यहाँ हर घर से बंदूकें नहीं निकल सकती थी, क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारी जो संस्कृति है वो पीढ़ियों से कुछ और रही है, उसमें अडॉप्टेशन रहा है, उसमें संघर्ष नहीं रहा है। तो उसकी अपनी विशेषता थी, जिस कारण से भारत में उस तरह का संघर्ष नहीं चलाया जा सकता था जिस तरह का ब्रिटेन में चला, जिस तरह का यूएसए में चलाया गया, जिस तरह से फ्रांस में रिवॉल्यूशन आया, वैसा क्रांति भारत में संभव नहीं थी। लेकिन 1885 से 1947 के पीरियड को आप भारत में क्रांति का काल कह सकते हैं, भारत में व्यवस्था परिवर्तन का काल कह सकते हैं। अगर इस बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया, ऐसा कहना ठीक नहीं है कि इस पूरे पीरियड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में ही चला, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस पीरियड में आंदोलन की बहुत सारी शाखाएं आईं, तरह तरह के विचारधारा आए, उसमें कुछ दक्षिणपंथी विचारधारा लेकर आए, कुछ वामपंथी विचारधारा लेके आए। कांग्रेस ने अपने आप को सेंटर में बचाए रखा, जरूरत पड़ने पर वो वामपंथी भी होती थी राष्ट्रहित में, जरूरत पड़ने पर वो दक्षिणपंथी भी होती थी राष्ट्रहित में, लेकिन अपने आप को उसने बीचों बीच में बचाए रखा, जिसके कारण से ना तो दक्षिणपंथियों को उतनी फैन फॉलोइंग मिली और ना ही वामपंथियों को उतनी फैन फॉलोइंग मिली जितना कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जनता का सहयोग मिला। रीजन सिर्फ एक था, वो था मध्यमार्गी होना। मध्य मार्ग दुनिया में सबसे ज़्यादा स्वीकार किया जाने वाला मार्ग है। भगवान बुद्ध को आप पढ़िएगा, महात्मा गांधी को आप पढ़िएगा, किसी को भी पढ़िएगा, किसी भी महान विचारक को पढ़िएगा, तो आप देखिएगा कि मध्यम मार्ग सबसे बेहतर मार्ग है।
तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस पीरियड में जो भी आंदोलन चलाया गया वो सब कुछ कांग्रेस द्वारा ही नियंत्रित रहा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अलग अलग स्ट्रीम खड़े हुए आंदोलन के और उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में अलग अलग मूल्यों की स्थापना का प्रयास किया। किसी को लगा कि नहीं भाई आज़ाद भारत साम्यवादी होगा, किसी को लगा नहीं आज़ाद भारत समाजवादी होगा, किसी को लगा नहीं आज़ाद भारत ऐसा होगा। तो सब ने अपनी अपनी, किसी ने सोचा आज़ाद भारत मुस्लिम राष्ट्र होगा, किसी ने सोचा आज़ाद भारत हिंदू राष्ट्र होगा। तो सभी ने अपनी अपनी जुगत लगाई और सभी ने अपने अपने विचारों को प्रचारित करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन चूंकि जिसके विचार सबसे ज़्यादा मास पेनिट्रेटिंग रहे, सबसे ज़्यादा भीड़ को जुटाने वाले रहे, वो क्या था? वो था मध्यम मार्ग, और वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रक्रिया, जिसके कारण से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निर्विवाद रूप से नेतृत्व किसके हाथ में रहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हाथ में रहा। बहुत सारे बार उसका प्रयास किया गया अलग अलग वैचारिक समूहों द्वारा कि हम इस पर अपना नियंत्रण बनाएं। अगर हम कांग्रेस की कार्यप्रणाली या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पनपने वाली प्रवृत्तियों के आधार पर समझने का प्रयास करें तो इसको भी हम कुछ डिवीजन कर सकते हैं, 2-3 हिस्सों में डिवीजन कर सकते हैं। जैसे देखिए कैसे कर सकते हैं हम। 1885 से 1905 ये जो पीरियड है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, ये कैसा पीरियड है? इसको कहते हैं नरमपंथी राजनीति का युग, मॉडरेट पॉलिटिक्स, है ना। ये मॉडरेट पॉलिटिशियंस का युग है। मॉडरेट पॉलिटिशियंस क्या थे? ये सीधे संघर्ष नहीं करना चाहते थे, सीधे संघर्ष नहीं करना चाहते थे, अंग्रेजों को निकालने के विरोधी थे। ये अंग्रेजों को तुरंत निकाल दिया जाए इस बात के विरोधी थे। दरअसल यही बात आप समझिए, इसी बात को यहीं पे समझिए। जैसे बहुत सारे लोग कहते मिलेंगे आपको, और इस तरह का डिबेट डिस्कशन आप टीवी पे और व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पर, फेसबुक विश्वविद्यालय पर, इस तरह की बातें आप अक्सर सुनते हैं कि ये तो बेकार थे, ये तो कुछ किया ही नहीं इन्होंने। अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे और दुनिया के अलग अलग देशों में जो सामाजिक क्रांतियां हुई हैं, जो प्रशासनिक क्रांतियां हुई हैं, उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति नहीं होती अगर वहाँ रूसो वोल्टेयर जैसे लोग नहीं होते, तो अमेरिका की क्रांति नहीं होती अगर वहाँ पर उससे पहले एक बौद्धिक क्रांति नहीं आई होती। तो दुनिया में जितनी भी क्रांतियाँ होती हैं उनके पहले एक बौद्धिक क्रांति होती है। रूस की क्रांति नहीं हुई होती अगर कार्ल मार्क्स नहीं हुआ होता। तो पहले कोई भी क्रांति होने से पहले क्रांति वैचारिक धरातल पे आती है। जब हम वैचारिक धरातल पे ले आते हैं, उसको किताबों में लिखना शुरू करते हैं, उसको प्रेस में लिखना शुरू करते हैं, मीडिया में बोलना शुरू करते हैं, धीरे धीरे करके वो लोगों को समझ में आने लगती है। तो अगर हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समझें तो ये जो 1885 से 1905 का पीरियड है, ये वास्तव में 1905 के बाद जो आंदोलन चलेंगे, जो बड़े बड़े आंदोलन खड़े होंगे, पूरे देश को, अंग्रेजों को, पूरी दुनिया को हिला के रख देंगे, उन सब को जो वैचारिक खाद्य पानी मिल रहा है वो कहाँ से मिला? वो यहीं से मिला। धन कैसे बाहर जा रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे काम कर रहा है, इन्हीं लोगों ने समझाया। कैसे अंग्रेज जो है यहाँ का सारा पैसा विदेश लेके चला जा रहा है, कैसे होम चार्जेस के नाम पे सारे पैसे इंग्लैंड भेज दिए जा रहे हैं, कैसे यहाँ के व्यापार वाणिज्य में झूठा संतुलन दिखा के पैसे ऐंठ लिए जा रहे हैं, वो सारी बातों पर इन्होंने काम किया। हालांकि इनकी राजनीति को जो उग्र राजनीति करने वाले लोग थे उन्होंने उनको भिखमंगी राजनीति कहा, पॉलिटिकल मेडिकेंसी कहा कि ये तो भीख मांगते हैं, अनुनय विनय करते हैं, इनका हम नहीं समझते। खैर आगे हम इन पर डिटेल चर्चा करेंगे तो आगे बातें करेंगे। फिर दूसरी बात आती है कि 1905 से लेकर 1915 तक की पॉलिटिक्स, 1905 से लेकर 1915 तक की राजनीति। तो 1905 से लेकर 1915 के बीच में जो राजनीति हुई उनमें जैसे बंग भंग आंदोलन रहा, जिसको आप स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। इस बीच में कांग्रेस में ये जो मॉडरेट थे, इन्हीं के साथ साथ एक एक्सट्रीमिस्ट भी थे, है ना, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। तो मॉडरेट वो थे जिन्हें आप नरमपंथी कहते हैं, और एक्सट्रीमिस्ट वो थे जिन्हें आप गर्मपंथी के नाम से जानते हैं। तो आप देखेंगे कि 1905 से 1915 के बीच में नरमपंथी और गर्मपंथी राजनीति के बीच एक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। और साथ ही साथ अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी रही है 1858 के बाद,
मतलब कि 1857 की क्रांति के बाद वो ये रही है कि भारत में दो महत्वपूर्ण सामाजिक समूह हैं, हिंदू और मुसलमान, और हमें इनको ऐसे कभी भी एक नहीं होने देना है, इनको हमेशा अलग अलग करके रखना है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे हमें काम करते रहना है। तो आप देखोगे कि 1905 की पॉलिटिक्स में दो महत्वपूर्ण चीज़ें हो रही हैं। एक, अगर हम देखें ना तो वो डिवाइड एंड रूल ही हो रहा है, एक ही चीज़ चल रही है, वो है डिवाइड एंड रूल। और ये डिवाइड एंड रूल किस बिहाफ पे हो रहा है? ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम पे भी हो रहा है, और साथ साथ ये जो आपका मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का डिफरेंस है उसमें भी हो रहा है। तो मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक संघर्ष चल रहा है इस बीच में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं में। मॉडरेट अपनी पॉलिटिक्स राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में जोड़ना चाह रहे हैं, और एक्सट्रीमिस्ट चाह रहे हैं कि नहीं, मेरी तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। तो वो दोनों में संघर्ष चल रहा है। और आप देखेंगे कि 1906 में मुस्लिम लीग आ गई है, और बहुत सारे इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिनके कारण से हिंदू और मुस्लिम के बीच एक वैमनस्य का भाव उत्पन्न हो रहा है। और इन सब में मेन प्लेयर कौन है? अंग्रेज है। वो चाह रहा है कि हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद बना रहे, और इस भेद से हमारा शासन चलता रहेगा। जब तक भेद कायम है तब तक हमारा शासन चलता रहेगा। आजकल के टीवी चैनलों पर होने वाली डिबेट को देखकर आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब तक भेद कायम है तब तक हमारा शासन चलता रहेगा। अब बात आती है 1915 से आगे की राजनीति की। 1915 से 1947 ये पॉलिटिक्स है, 1915 से 1947, दिस इज द पीरियड। ये भारत में सबसे महत्वपूर्ण काल है, और इस पीरियड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व एक करिश्मेटिक नेता के हाथ में रहा, जो न सिर्फ भारत के संदर्भ में बल्कि पूरी दुनिया के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण नेता हुए, मानवता के दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण नेता हुए, चिंतन के दृष्टि से एक बहुत महान महात्मा हुए, महात्मा गांधी। तो 1915 से 1947 के बीच में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के बहुत समझदार और मजबूत हाथों में रहा। बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, इसमें बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, लेकिन बहुत साइंटिफिकली वो आदमी इसको कवर करेगा, और बहुत वैज्ञानिक तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। तो भाई ये सारा पॉइंट था जिस पर हमें आपके साथ एक ओवरव्यू देना था कि इस पीरियड में, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। हमको लगता है कि आप 1857 से 1947 का जो एक ओवरव्यू है वो ले लिए हैं। अभी हम लोग इसके थोड़ा अंदर चलते हैं, है ना। जैसा हम लोगों ने शुरुआत में बात करी थी, अपना जब चैनल स्टार्टिंग वाला पहले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि भाई इसको हमें अल्टीमेटली मुख्य परीक्षा इंटरव्यू तक ले जाना है। तो मुख्य परीक्षा इंटरव्यू तक कैसे ले जाएंगे? एक मोटी धारणा बनी हमारे दिमाग में। अब हम क्या करेंगे कि इस बीच में होने वाली सभी घटनाओं में एक एक घटना को बहुत बारीकी से एनालाइज करेंगे, उसके सारे एस्पेक्ट पे डिस्कशन करेंगे, जितने भी उस घटना के आयाम हो सकते हैं, जितने भी मुद्दे हो सकते हैं उस घटना से जुड़े हुए, उन सब पर चर्चा करेंगे। कैसे उन पर आंसर राइटिंग करनी है वो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की ओर हम लोग चल रहे हैं, आप बहुत एंजॉय करिए इसको। तो इस प्रोसेस में हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक ले रहे हैं दैट इज़ 1857, है ना। तो इसको हम सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं, 1857 से 1947 तक हम लोग चलेंगे, और फिर आगे देखेंगे कि आगे फिर हमको क्या करना है। जैसा आप लोगों का प्लान रहेगा वैसा करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, है ना। जैसा कि यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले बोला करते हैं, सबसे पहला भैया आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो वो सारी बातें आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा ऐसा देख के, है ना। चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट है 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857। एकदम शुरू से हम लोग बात करते हैं, एकदम स्टार्टिंग से हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक शब्द हम लोगों ने प्रयोग किया, रिवोल्ट ऑफ 1857। कई जगह पे आपको इसे रिवोल्ट लिखा हुआ मिलता है ना, रिवोल्ट ऑफ 1857। कई जगहों पर रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 लिखा रहता है, क्रांति।
1857 की रिवॉल्यूशन, 1857 की क्रांति। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, विद्रोह की बात कर रहे हैं हम लोग और फिर ये क्रांति की बात कर रहे हैं। तो पहले ना हमें इन दोनों शब्दों का मीनिंग समझ लेना चाहिए कि क्या है विद्रोह और क्या है क्रांति। तो हम समझ जाएंगे कि 1857 को विद्रोह या क्रांति में से क्या कहा जाए, है ना। तो विद्रोह क्या होते हैं, विद्रोह के लिए हम क्या शब्दावली, विद्रोह शब्द से आप क्या समझते हैं कि विद्रोह किस तरह की क्रिया के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। तो विद्रोह किस तरह की क्रिया, एक त्वरित क्रिया होती है। विद्रोह क्या है, त्वरित क्रिया है, हिंसक क्रिया है और व्यवस्था के विरुद्ध होती है। जब भी विद्रोह होता है तो क्यों होता है, कोई सिस्टम, एनी टाइप ऑफ सिस्टम काम कर रहा है लेकिन लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो दे आर ट्राइंग टू चेंज, वो उसको बदलना चाह रहे हैं, व्यवस्था को बदलना चाह रहे हैं। किस माध्यम से बदलना चाह रहे हैं, एक हिंसक परिवर्तन, जो लोग उस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं उनको हम मार के, उनको पराजित करके उस व्यवस्था को हम परिवर्तित करना चाहते हैं। और क्या चाहते हैं कि ये व्यवस्था जल्दी से जल्दी परिवर्तित हो जाए। इसलिए हमने क्या कहा कि विद्रोह एक त्वरित क्रिया है, अचानक से होता है, प्रायः हिंसक होता है और व्यवस्था के विरुद्ध होता है। जो भी व्यवस्था उस समय सर्वाइव कर रही होती है उसको परिवर्तित करने के लिए होता है। क्रांति क्या है, व्यवस्था में आमूल परिवर्तन, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, है ना। आमूल परिवर्तन, अब व्यवस्था में आमूल परिवर्तन और व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष, ये दो हमारे सामने शब्द आ रहे हैं। व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष विद्रोह है और व्यवस्था में आमूल परिवर्तन क्या है, वो क्रांति है। तो अगर हम 1857 के रिवॉल्यूशन या रिवोल्ट को हम देखें तो जो घटनाक्रम प्रारंभ होता है 29 मार्च 1857 से, 29 मार्च ऑफ 1857 मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध अपने एजुटेंट और मेजर सर्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। यहाँ से विद्रोह की शुरुआत होती है। मुद्दा था चर्बी वाले कारतूसों का हम प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि उसमें जो ऊपर कवर पेपर लगा होता था, पेपर का ऐसे कवर लगा होता था, उसको ऐसे दांत से नोचना पड़ता था और मॉइस्चर से बचाने के लिए उसमें ग्रीस यूज किया जाता था। और जो ग्रीस यूज किया जाता था उसमें ऐसा अफवाह फैली, तो शुरुआत में हम उसको अफवाह कह रहे हैं लेकिन वास्तव में वो सच्चाई थी, उसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। लॉर्ड कैनिंग ने स्वयं ये स्वीकार किया था कि हाँ, इसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। और जब उन्होंने देखा कि जो सिपाही हैं वो रिवोल्ट कर रहे हैं तो उन्होंने उसको वापस भी ले लिया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और विद्रोह हो चुका था। दरअसल अंग्रेज कभी नहीं चाहेगा या कोई भी व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि उसका सिपाही ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को लेकर विद्रोह करे कि भाई इसमें चर्बी लगी है तो ठीक है भाई, गाय सुअर की चर्बी हटा के हम कुछ और यूज कर लेंगे, अगर ये रिवोल्ट का रीजन हो रहा है तो लॉर्ड कैनिंग ने खुद स्वीकार किया कि ऐसा है। अब हमारी बात समझिए, तो यहाँ से एक संघर्ष शुरू हुआ। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया मंगल पांडे ने, और जब उनको इसके लिए प्रेशराइज किया गया तो उन्होंने अपने अधिकारियों को गोली मार दी। यहाँ से इस विद्रोह की शुरुआत होती है। तो जो विद्रोह शुरू हुआ वो क्या था, एक त्वरित क्रिया थी। किसके विरुद्ध थी, व्यवस्था के विरुद्ध थी। जो व्यवस्था उस समय सर्वाइव कर रही थी, जिस तरह की चीज़ें चल रही थी उसके विरुद्ध उन्होंने त्वरित कार्रवाई की। और कैसी कार्रवाई थी ये, हिंसक थी। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, 1857 के क्रांति की शुरुआत कैसे होती है, तो एक विद्रोह के रूप में होती है। इसको आप क्या कहेंगे, रिवोल्ट कहेंगे। लेकिन ये होते 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 इसमें और भी बहुत सारे सामाजिक समूह जुड़ जाते हैं। इसमें न सिर्फ सैनिक रहते हैं, इसमें देखिए कौन कौन लोग जुड़ जाते हैं। सैनिक आ जाता है, इसमें जो है पुलिस आ जाती है, इसमें किसान आ जाते हैं, इसमें जो है आर्टिजन या दस्तकार जिन्हें आप कहते हैं वो आ जाते हैं, अपदस्थ सरदार आ जाते हैं,
अपदस्थ सरदार का मतलब कि जिन्हें अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण हटाया गया था। तो और बहुत सारा सामाजिक समूह इसमें शामिल हो जाता है। तो ये सारे सामाजिक समूह मिलकर जिस तरह का परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, आगे ब्रिटिश हुकूमत भी उसको समझ जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश क्राउनशिप के शासन को लागू करती है। तो देखिए ना, व्यवस्था में आमूल परिवर्तन हुआ। हालांकि ये परिवर्तन कितना प्रभावशाली रहा और ये परिवर्तन कागजी कितना था और वास्तविक कितना था, ये आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और यूपीएससी ने क्वेश्चन भी बनाया है। यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया था, आया 1-2-3 साल पहले की ही बात है। जितने क्वेश्चंस मैं बीच बीच में बोलूँगा कि यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया था, तो आप समझिएगा कि 5 साल के भीतर की ही बात हो रही है। तो उसने पूछा था कि जो 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था, वो वास्तव में वो कागज पर ही किया गया था। रियल में जो प्रशासन की व्यवस्था थी वो वैसी ही चलती रही जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में चल रही थी। दैट इज अनदर थिंग कि हम बाद में चर्चा करेंगे उस पर। लेकिन अभी हमें एक क्रांति और विद्रोह का अंतर समझ में आया और हम अब ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं इस बात को लेकर कि हम 1857 के विद्रोह को क्या कहें। तो 1857 का विद्रोह प्रारंभ तो एक विद्रोह के रूप में होता है, लेकिन परिणति उसकी कैसी होती है, वो अल्टीमेटली किस फॉर्म में आता है, तो अल्टीमेटली वो रिवॉल्यूशन बन जाता है, क्रांति बन जाती है और उसके बहुत सारे पहलू बन जाते हैं क्रांति के, है ना। तो घटनाक्रम अगर हम देखेंगे तो हमको विद्रोह की तरह दिखाई देगा 1857, और अगर हम उसके परिणामों की चर्चा करेंगे तो वो हमको क्रांति की तरह दिखाई देगा। मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। अब बात ये आती है, इसके अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। हमने आपसे बार बार कहा है कि आप कॉपी पेन लेके बैठें, चीज़ों को नोट करें, अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करें, चीज़ों को समझें, बात करें लोगों से, है ना, कई सारे तरह से अपने आप को इम्प्रूव करें। यूपीएससी की तैयारी आप जानते हैं कि वो तीन चरण हैं उसमें, है ना। पहला चरण है आपको ज्ञान चाहिए, दूसरा चरण है आपको विचार चाहिए, तीसरा चरण है आपको लिखने आना चाहिए, राइटिंग स्किल चाहिए। तो अभी हम लोग तो ये तो सबसे प्राइमरी चीज़ है, इसके बिना ये आ नहीं सकता है। और फिर ये दोनों आ गया तो फिर तो भाई अभिव्यक्ति अपने आप से अच्छी हो जाती है। तो देखिए, हम लोग जो अभी चर्चा करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस इसमें बन रहे हैं, मतलब कौन से एरिया है। जैसे 1857 क्या है, कितना पढ़ लें तो हम मान लेंगे कि 1857 के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया, और उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जहाँ से पीटी में क्वेश्चन आएगा, जहाँ से मेंस में क्वेश्चन आएगा। तो 1857 का विद्रोह, ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हमें जो इसके संदर्भ में जानना चाहिए वो है 1857 के विद्रोह का कारण क्या है, क्यों हुआ ये विद्रोह, क्यों जिनको वर्षों से पैर पटकवा कर अंग्रेजी अनुशासन सिखाया गया था, अंग्रेजों जैसी अनुशासित सेना भारत में नहीं थी, और सेना को इतना अनुशासित करके सेना को टारगेट ओरिएंटेड बनाना ये अंग्रेजों ने ही भारत में शुरू किया। और बहुत सारा उन्होंने अंग्रेजों को प्रशिक्षण दिया, सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। और ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एक क्षण में उस पर लात मार दी और आगे बढ़ गए। तो उस पर हमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि कारण क्या रहा। फिर कारण से क्रिया शुरू हुई, तो क्रिया शुरू हुई तो उसका घटनाक्रम क्या रहा, क्या क्या घटनाएं आगे घटित हुई इसमें, वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पेपर में, है ना। और इसके अलावा घटनाक्रम के बाद फिर उन सारी घटनाओं का परिणाम क्या रहा, क्या क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया उसका, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे। तो रिजल्ट में हम जाएंगे कि किन किन मुद्दों पे हमें बात करनी चाहिए। अगर हम रिजल्ट को बहुत मोटे तौर पर देखें, देखिए एक बात मैं यहाँ एकदम क्लियर कर दूँ आपको कि जो भी इस तरह का क्रांतियाँ होती हैं, जो जन क्रांतियाँ होती हैं, या व्यवस्था परिवर्तन के विरुद्ध किया गया कोई भी प्रयास, इस आधार पे नहीं नापा जाना चाहिए
कि उसने अपने तात्कालिक उद्देश्य को प्राप्त किया या नहीं। जैसे मान लीजिए कि 1857 का रिवोल्ट शुरू हुआ तो उसके कुछ अपने ऑब्जेक्टिव थे, तो अगर हम इस आधार पे उसका मूल्यांकन, उसकी सफलता या असफलता का मूल्यांकन करें कि वो घोषित लक्ष्य को प्राप्त कर सका या नहीं, तो मुझे लगता है कि ये एक तरह का इनजस्टिस होगा उस सारे क्रियाकलाप के विरुद्ध। मान लीजिए कि आप एक पत्थर तोड़ने का प्रयास करते हैं, दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, उन्होंने पहाड़ तोड़ दिया था। तो मान लीजिए कि वो पहाड़ तोड़ रहे हैं, तो पहाड़ तोड़ते तोड़ते या पत्थर तोड़ते तोड़ते एक ऐसा आपने हैमर मारा होगा कि पत्थर टूट गया होगा, एक अंतिम प्रहार आपने किया होगा, अंतिम प्रहार के बाद पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया। तो जो अंतिम प्रहार आपने किया है और जो पहला प्रहार आपने किया है, क्या दोनों में कोई अंतर है? क्या दोनों ने पत्थर तोड़ने का बराबर प्रयास नहीं किया? क्या पत्थर को तोड़ने में दोनों बराबर सफल नहीं हुए? अगर इन बातों का जवाब आप अब ठंडे मन से सोचिएगा तो आपका जवाब आएगा कि दोनों का प्रहार बराबर था, दोनों के पत्थर तोड़ने के प्रयास बराबर थे, दोनों ने पत्थर तोड़ने में बराबर काम किया है। तो ऐसे ही इसी दृष्टिकोण से हमें इसे भी देखना चाहिए कि हमें ये नहीं देखना है कि उसने तात्कालिक लक्ष्य को पूरा किया या नहीं किया, बल्कि हमें ये देखना है कि क्या उसने आगे आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन के लिए माइलस्टोन का काम किया कि नहीं किया, आगे आने वाले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को उसने प्रेरित किया कि नहीं किया। तो आप इस तरह से देखेंगे तो आपको एक सफलता दिखेगी। लेकिन तात्कालिक उद्देश्य के आधार पर हम इसको क्या कहते हैं कि यह एक असफल विद्रोह रहा, तो हम इसकी असफलता के कारणों की भी जांच करेंगे, क्यों, किन कारणों से ये असफल रहा। असफल हम मानेंगे नहीं, हम कहेंगे कि तात्कालिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा और उनके कारणों पर भी चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। बहुत सारा इतिहास लेखन हुआ है ना, बहुत सारा इतिहास लेखन हुआ है इस रेफरेंस में। तो अलग अलग तरह के लोगों ने अलग अलग तरह का इतिहास लिखा 1857 के विद्रोह में। 1957 में 1857 के विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई, तो उस उपलक्ष्य में एक सरकारी इतिहास लेखन का भी प्रयास किया गया। मैं आगे उस पर चर्चा करूंगा जब इस मुद्दे पर डिटेल में आऊँगा। तो कई तरह की बातें खड़ी हुई, कई तरह की बातें खड़ी हुई। जब भारत के लोगों ने इतिहास लिखना शुरू किया, अंग्रेज़ों ने इसके बारे में क्या कहा, जिन लोगों ने इसको फेस किया था उन लोगों ने क्या कहा, जो लोग इस विद्रोह में शामिल थे उनका क्या दृष्टिकोण था, इन सब बातों को ध्यान में रखें अगर हम, तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि इस विद्रोह की प्रकृति क्या थी, एक्चुअल में ये क्या चाहता था, जिसको हम कहते हैं विद्रोह का स्वरूप। तो 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या रहा, इस पर भी हमें चर्चा करनी होगी। और थोड़ा सा एक अंतिम टॉपिक हम लोग बनाएंगे इसमें, वो है क्षेत्रीय विशेषता। जैसे बीपीएससी के लिए आप देखोगे कि बाबू कुंवर सिंह पे क्वेश्चन पूछता है, और बिहार की क्या भूमिका रही भारतीय राष्ट्र 1857 के विद्रोह में, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो हम क्षेत्रीयता को भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। जो रीजनल हीरोज़ हैं, क्षेत्रीय हीरो हैं, उनके बारे में थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली बात करेंगे हम ना। जो रीजनल हीरोज़ हैं, जैसे बेगम हजरत महल हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई हैं, तात्या टोपे हैं, नाना साहब हैं, बाबू कुंवर सिंह हैं, तो इन सब के बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये अगर हम इतना कर ले जाएंगे तो ये एक समग्र अध्ययन होगा 1857 के विद्रोह का। 1857 के विद्रोह का एक समग्र अध्ययन हो जाएगा ये। तो अभी हम लोग चलते हैं, सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या बन रहा है इस संदर्भ में, वो है कारण। 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा करें। ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा या ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा, किसी एक टॉपिक पे इसमें से क्वेश्चन पूछ लेगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने या वो विलय के सिद्धांत ने अंततः 1857 के विद्रोह का आगाज़ किया, या वो कैसे उसने प्रभावित किया। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है कि क्वेश्चन बनाने वाला कैसे अपनी भाषा शब्दावली को सेट करेगा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर मालूम है कि अगर हम इन सारे बिंदुओं पर चर्चा कर लेंगे तो वो चाहे जिस तरह की भाषा शब्दावली का प्रयोग करेगा, हम आंसर देने की स्थिति में रहेंगे। हम इसमें बहुत फैक्चुअल भी रहेंगे, इन बातों को
कॉन्सेप्ट पे करते करते हम इनमें जो निहित तथ्य हैं उन पर भी बात करेंगे। तो जो लोग पीटी के लिए इसको देख रहे हैं उनको भी बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो पीटी के लिए भी और मुख्य परीक्षा के लिए भी, सबके लिए आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाली है। हमने कहा ना कि ये ओवरऑल प्रोग्राम है, आपको बहुत यहाँ इस वीडियो को देखने के बाद, इस लेक्चर को सुनने के बाद फिर आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं लगेगी कि आप कहीं और जाएं, किसी और चीज़ को पढ़ें, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कारणों पे, है ना। तो भाई कारण क्या रहे 1857 के विद्रोह के। तो अगर इस संदर्भ में हम एक मोटी धारणा बनाना चाहें, जैसे हम बहुत इससे स्पेसिफिक ना हो, जैसा कि जानते हैं आप कि हमें पहले पैसेज में ओवरऑल एक व्यू बनाना पड़ता है। जैसे आप कोई आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको पहले पैराग्राफ में बहुत स्पेसिफिक होने का राइट नहीं होता है। पहले पैसेज में आप क्या करते हैं, आप पूरे आंसर में क्या लिखने जा रहे हैं, आगे के पेजेस में आप क्या लिखने जा रहे हैं, उसके बारे में बातें कर लेते हैं। या आप यूँ कह लो कि 1857 के विद्रोह का कारण अगर पूछा जाए तो उनमें कुछ मूलभूत बातों की चर्चा कर देंगे आप, जिससे आदमी को, जिससे पढ़ने वाले को ये लगेगा कि हाँ, इनका दृष्टिकोण बहुत ही होलिस्टिक है और बहुत ही अप्रोप्रिएट है। देखिएगा, समझिएगा। तो अगर हम ये कहें कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, क्या कारण थे, तो देखो दो बातें बहुत स्पष्ट समझ में आएंगी। एक था औपनिवेशिक प्रवृत्ति, है ना। एक बहुत कुछ अभी आप देखोगे ना, अभी हम इसको और ज़्यादा क्लेरिफाई करेंगे और कारणों में कौन कौन से पॉलिटिकल रीजन रहे, कौन कौन से सोशियो इकोनॉमिक रीजन रहे, कौन कौन से सोशियो रिलीजियस रीजन रहे, कौन कौन से मिलिट्री रीजन्स रहे, मिलिट्री कॉजेज रहे, और इमीडिएट कॉजेज क्या रहे, वो ब्राउन बैच से कैसे एनफील्ड राइफ़ल पे आया सेना, और फिर एनफील्ड राइफ़ल की क्या क्या समस्याएं, उसमें क्या हुआ, उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप मोटी बात अगर समझेंगे कि अंग्रेज जो भी पॉलिसी इंडिया में बना रहा था फ्रॉम द 1765 टू 1856, जहाँ तक कि हम बात कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि किन कारणों से 1857 का विद्रोह हुआ, तो हम मोटी बात क्या कह रहे हैं, हम मोटी बात ये कह रहे हैं कि भाई 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज डन इन 1765, 16 ऑफ अगस्त। तो उसमें क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द रूलर, ईस्ट इंडिया कंपनी शासक बन गई, और वहाँ से लेकर अंततः 1856 में अवध को मर्ज कर लिया गया, अवध को विलय कर लिया गया, कुशासन का आरोप लगाकर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत के आधार पर विलय कर लिया गया ब्रिटिश एम्पायर में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्पायर में। तो 1765 से 1856 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाँ जहाँ पर अपना प्रशासन विकसित किया, जिन जिन क्षेत्रों को उन्होंने अपने नियंत्रण में लिया, उन सब जगहों पे अपने प्रशासन को विकसित करने का प्रयास किया। अब उस प्रशासन में हम क्या करते हैं, कोई भी प्रशासन क्या करता है, प्रशासन जो है रेवेन्यू वसूलने पर ध्यान देता है। आज का प्रशासन क्या कर रहा है, आज का प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू वसूलता है, लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस करता है और सोशल वेलफेयर पे थोड़ा बहुत ध्यान दे लेता है। यही करता है, चाहे आज का प्रशासन हो चाहे कभी और का प्रशासन हो। तो 1765 से 1856 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया वहाँ अपना प्रशासन विकसित किया। प्रशासन विकसित किया किस आधार पर, किन चीज़ों के लिए, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के लिए और रेवेन्यू जनरेशन के लिए, रेवेन्यू को कैसे हम प्रॉपरली वसूल पाएँ और हम ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएँ, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाया। तो चाहे आप रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान दीजिएगा और चाहे इनका सोशल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए किया गया प्रयास, दोनों में ही इन्होंने जो भी पॉलिसीज़ बनाई, जो भी लॉज बनाए, उन सब में कुछ खास बातें थी। उन सब में दो मौलिक बातें थीं। वो मौलिक बातें क्या थीं कि औपनिवेशिक शोषण होता रहे, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट फुलफिल होते रहें। अंग्रेज़ों ने 1765 से, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 से 1856 के बीच में जो भी लॉज बनाए, उनमें मूल प्रवृत्ति क्या थी कि शोषण का क्रम चलता रहे। शोषण उनको करने से कोई मज़ा नहीं आ रहा था, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट फुलफिल होते रहें, उनके आर्थिक हित पूरे होते रहें, ये उनका था।
और चूंकि वो विजेता थे इस देश में, और उन्होंने इस देश में विजेता, बल्कि वो ये कहना ठीक होगा कि वो पूरी दुनिया में विजेता थे, इसलिए उनमें एक जातीय दंभ का भाव था। तो उनके जो भी कानून बनते थे, जो भी वो चीज़ें भारत में लागू करते थे, उनमें ये दो चीज़ें अवश्य रहती थीं। एक तो औपनिवेशिक प्रवृत्ति रहती थी, और दूसरा उनका गोरा होना और आधुनिकता का वाहक समझना अपने आप को, ये बहुत बड़ा उनके मन में एक कुंठा ही कहेंगे उसको, एक बहुत बड़ा भाव था जो पूरे उनके शासन प्रशासन में दिखाई देता था। ब्लैक्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ऐसा कौन लिख सकता है ना? तो ऐसा लिखने वाला जातीय रूप से दम्भी ही हो सकता है ना, ब्लैक एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। आप किसी पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, हो सकता है नियंत्रण स्थापित कर लें, लेकिन जिस पर आप नियंत्रण स्थापित कर लेंगे वो आप उसका सम्मान करना चाहिए आपको, मनुष्य होता है ना वो। लेकिन अंग्रेजों ने इस दुनिया के सबसे घृणित काम किए हैं और कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे सभ्य हैं। तो भाई देखिए, जितने भी कारणों की हम लोग चर्चा करेंगे उसमें मौलिक रूप से ये दो चीज़ें रहेंगी, औपनिवेशिक प्रवृत्ति और जातीय दंभ। जरा देखिए कौन कौन से चीज़ों में हमें ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अभी आप कई चीज़ें ये अच्छी भी करेंगे, लेकिन उसमें भी इनका थोड़ा जातीय दंभ रहेगा। और बहुत एक बात हम बता दें आपको कि बहुत महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मैंने आपको कहा क्या, बहुत महत्वपूर्ण ये होता है कि आपने उसको समझा क्या, है ना? तो और समझते हम किस आधार पे हैं? हम अपने पूर्वाग्रहों के आधार पे, जो हमारे प्रेजुडिस हैं हमारे लाइफ में, हम चीज़ों को जैसे हम संस्कार जैसे हमने डेवलप किए हैं अपने, वही हमको उस तरह की सोच विकसित करने पर मजबूर करते हैं। जैसे इन्होंने सती प्रथा को अंत किया, और हमारे संस्कार क्या कह रहे थे कि सती प्रथा बड़ा पुनीत कार्य है, तो हमने कहा कि ये लो, ये तो गड़बड़ कर रहा है, ये तो हमारी कल्चर पर अटैक कर रहा है। तो ऐसा रहा कि सती प्रथा का भी हमने विरोध किया। जरा देखते हैं कि क्या क्या कारण रहे। अगर हम बहुत स्पष्ट रूप से कारणों को क्लासिफाई करना चाहें तो देखिए क्या क्या बना सकते हैं। पॉलिटिकल कॉजेज थे, कुछ इसमें पॉलिटिकल कॉजेज थे, राजनैतिक कारण थे, है ना? अभी उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि क्या क्या रहे। फिर हमने कहा सोशियो रिलीजियस रहे, सामाजिक आर्थिक कारण रहे, सामाजिक धार्मिक कारण रहे। इसको हम कह सकते हैं सोशियो रिलीजियस। अब ये सोशियो रिलीजियस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इंडियन सोसाइटी में सामाजिक नियमों को धार्मिक नियमों से अलग कर पाना मुश्किल है। और इंडियन सोसाइटी क्या, दुनिया की लगभग सभी सोसाइटी में जो सामाजिक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, सोशल रूल रेगुलेशंस होते हैं, उनका डेरिवेशन कहाँ से होता है, उनका मूल सोर्स कहाँ से होता है? उनका मूल सोर्स क्या है? रिलीजन है। हमारी जो भी आदतें हैं उनका मूल सोर्स क्या है? हमारा रिलीजन है। कोई हाथ किस तरह से धोता है, कोई दूसरा धर्म है वो किसी और तरह से हाथ धोता है, कोई धर्म है किसी और तरह से खाना खाता है, कोई और किसी तरह से खाना खाता है। तो ये हमारे सोशल प्रैक्टिसेज हैं, इनको हम कहाँ से ले आते हैं? ये हमारे धर्म से आती हैं। संस्कृति को दरअसल एक शब्द होता है कल्चर। मनुष्य के जीवन के जितने भी अंग विकसित हुए हैं, जीवन के अंग मतलब कि सामाजिक जीवन के जितने भी अंग विकसित हुए हैं, इकोनॉमी डेवलप किया, कल्चर डेवलप किया, आर्ट डेवलप किया, टेक्नोलॉजी डेवलप किया, पॉलिटिकल ढांचा बनाया, अर्थव्यवस्था का स्वरूप डिसाइड किया, तो ये सारी चीज़ें जो डेवलप हुई हैं, अगर इन सब के लिए हमें एक शब्द बनाना हो तो वो क्या शब्द कहा जाएगा? कल्चर। संस्कृति का विकास हुआ, मनुष्य का सांस्कृतिक विकास हुआ। तो जो कल्चर डेवलप होती है हमारी, उस कल्चर का सबसे मेजर सोर्स जो है वो हमारा धर्म होता है। तो समाज और धर्म इंडिया में बहुत गहरे से जुड़े रहे, तो एक समूह बना सकते हैं कारणों का, जिन्हें हम सामाजिक धार्मिक कारणों की कैटेगरी में रख सकते हैं। अंग्रेजों ने, जैसा कि मैंने बताया, उनके भारत आने का सबसे मूल उद्देश्य क्या था? आर्थिक शोषण। तो हम आर्थिक कारणों की भी एक सूची बनाएंगे, है ना? इनको आप कह सकते हैं इकोनॉमिक कॉजेज, कि आर्थिक रूप से क्या क्या कारण रहे। और फिर कुछ सैन्य कारण भी रहे,
इनको आप मिलिट्री कॉजेज़ कह सकते हैं कि मिलिट्री के लिए कुछ रीजन रहे, और फिर आप तात्कालिक कारण कह सकते हैं, या इनको आप इमीडिएट कॉज कह सकते हैं। इमीडिएटली क्या हुआ जिसके कारण से ये विद्रोह खड़ा हो गया, तो उसको आप इमीडिएट भी कह सकते हैं, है ना। तो कौन सा कारण रहा राजनीतिक रूप से, कौन सा कारण रहा सामाजिक धार्मिक रूप से, आर्थिक, सैन्य और तात्कालिक, इतने तरह के हेडिंग्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि इनमें से कौन कौन से कारण किस तरह से रहे, किन कारणों को हम कह रहे हैं क्या हुआ राजनीतिक कारणों में, है ना, सामाजिक धार्मिक कारणों में क्या हुआ, आर्थिक कारणों में क्या हुआ, सैन्य कारणों में क्या हुआ, तात्कालिक कारण क्या रहे, इनको भी हम थोड़ा और अंदर चल के देखते हैं। तो राजनीतिक कारण पे सबसे पहले चर्चा करते हैं कि राजनीतिक कारण कैसे भारतीय राष्ट्रीय कैसे 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार रहे। तो राजनीतिक कारणों में सबसे पहला बात क्या आपको समझ में आती है? सबसे पहली बात हमको ये समझ में आती है कि अंग्रेज लगातार अपने विस्तार की तरफ ध्यान दे रहे थे। अंग्रेजों ने भारत में 1765 के बाद 1765 से 1772 तक इन्होंने केवल बंगाल पे रूल किया, और बंगाल में भी डायरकी बनाए रखी, द्वैध शासन बनाए रखा। मैं कभी उस पर अलग से बात करूंगा। तो उन्होंने एक द्वैध शासन बनाए रखा बंगाल में। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स भारत आया। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो गवर्नर जनरल बनकर आया, और वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम से बहुत व्यवस्थित रूप से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो अंग्रेजों ने 1772 से भारत में एक विस्तारवादी नीति का पालन किया। तो विस्तारवादी नीति जो है, अब अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी अपना विस्तार करेगी, अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाएगी, तो किसके बल पे बढ़ाएगी? जो भारतीय राज्य हैं उनका विलय करेगी, उनको पराजित करके अपने राज्य में मिलाएगी। और जब वो ऐसा करेगी, जब विस्तार करेगी अपने साम्राज्य का और भारतीय राजाओं को पराजित करेगी, तो बहुत ऑब्वियस है कि भारतीय राजा उसके विरुद्ध हो जाएंगे, और ये भारत के लोगों को हो सकता है थोड़ा अच्छा ना लगे। अंग्रेजों ने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत कई तरह की पॉलिसीज पे काम किया। जैसे एक नीति आई सुरक्षित घेरे की नीति। सुरक्षित घेरे की नीति का मतलब ये है कि अंग्रेजों ने प्रारंभ में ये प्रयास किया, एकदम इनिशियली अंग्रेजों ने ये प्रयास किया कि वो जो अपना एम्पायर बना रहे हैं, पहले तो इसे हमें बाहर जातियों से, बाहर जो संघर्ष कर रहे हैं यूरोप के और देश, क्योंकि उस समय यूरोप में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव बढ़ गया था। जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं तब तक मुक्त व्यापार की नीति आ चुकी थी 1813 से ही। तो यूरोप के बहुत सारे देश औद्योगिक क्रांति का सामना कर रहे थे, और यूरोप के बहुत सारे देश अपना उत्पादन स्तर बढ़ा रहे थे, जिसके कारण से उनको कच्चे माल के लिए खेत और तैयार माल के लिए बाजार की ज़रूरत थी, जिसके कारण से वो लगातार दुनिया के अलग अलग देशों पर स्ट्राइक कर रहे थे कि वहाँ हमारा राज्य स्थापित हो जाए। 1776 में अमेरिका में क्रांति हुई, और सबसे जो महत्वपूर्ण उनका उपनिवेश था वो उनके हाथ से निकल गया, अंग्रेज़ों के हाथ से निकल गया। तो अंग्रेज़ों का सारा ध्यान कहाँ चला गया कि हम भारत पर अपना नियंत्रण बना लें, क्योंकि हम भारत पर अपना नियंत्रण बनाएंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे हमारा नियंत्रण बना रहेगा, साउथ ईस्ट एशिया पे हमारा नियंत्रण बना रहेगा, एशिया कॉन्टिनेंट पे हमारा नियंत्रण बना रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इंडियन ओशियन पे हमारी दादागिरी चलती रहेगी, जो कि आज तक संघर्ष का मामला है। इंडियन ओशियन पे दादागिरी के लिए आज देखो भारत और चीन में कितना संघर्ष हो रहा है। तो इंडियन ओशियन पे हमारा दबदबा बना रहेगा। इसलिए उनको लगा कि भाई भारत बहुत महत्वपूर्ण जगह है, जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट से भी और इकोनॉमी के पॉइंट से भी बहुत महत्वपूर्ण जगह है, तो हमें किसी न किसी तरह से उस पर अपना कब्जा बनाए रखना है। तो जैसे जैसे उन्होंने अपना एम्पायर बिल्डिंग करना शुरू किया, देखिए ना 1765 में इन्होंने इलाहाबाद की संधि की, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स आया, और 1783-84 के बाद आप देखिएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़िएगा आगे चल के, तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल अंग्रेजी सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी छूट दे दी, जाओ साम्राज्य बनाओ। ऐसी छूट क्यों दे दी? ऐसी छूट इसलिए दे दी क्योंकि वहाँ
अमेरिका हाथ से निकल गया है और उनको जो जो कच्चा माल अमेरिका दे रहा था, जो तैयार माल का बाजार अमेरिका दे रहा था, अब उसको कहीं और तलाशना है। अब उसको कहीं और तलाशना है तो भारत बढ़िया जगह है। तो इन्होंने सुरक्षित घेरे की नीति अपनाई कि जो दूसरे यूरोपीय देश हैं जो अपना सत्ता विस्तार का प्रयास कर रहे हैं वो हम पर आक्रमण ना करने पाएं, और साथ ही साथ भारत के जो दूसरे राज्य हैं, जैसे इन्होंने बंगाल पे नियंत्रण स्थापित किया। अब बंगाल पे नियंत्रण स्थापित किया तो अवध इन पर आक्रमण कर सकता था, बंगाल पे नियंत्रण स्थापित किया तो मराठे इन पर अटैक कर सकते थे, उस समय के सबसे बड़ी पावर थे वो। तो इन्होंने ये प्रयास किया कि जो भी भारतीय रजवाड़े राजे हैं उनके साथ हम इस तरह का संबंध स्थापित करें जिससे वो हम पे अटैक ना करें। तो उसके लिए उन्होंने जो पॉलिसी ली उसको बाद में इतिहास की पुस्तकों में क्या कहा गया कि एक सुरक्षित घेरे की नीति अपनाई। इससे देखिए, आप क्रमिक रूप से ध्यान से देखिएगा ना, देखिए कैसे बढ़ते गए। सुरक्षित घेरे को मजबूत करने के क्रम में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और पॉलिसी अपनाई जिसको आप कहते हैं सहायक संधि। अब हमारा घेरा सहायक संधि, अभी आप समझते चलिए, है ना। मान लीजिए कि ये हमारा इंग्लिश एम्पायर है, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है, यहाँ पे कोई राज्य है, यहाँ पे कोई राज्य है, अरे इधर कोई राज्य है, ये एक्स नाम का स्टेट है, ये वाई नाम का स्टेट है, ये जेड नाम का है और ये ए नाम का है। तो सुरक्षित घेरे की नीति क्या कहती है कि इनके साथ हमारी मित्रता हो, 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 या किसी भी तरह से करके ये हम पर अटैक ना करने पाएँ। कुछ ऐसा हो, या तो इनके बगल वाले से दोस्ती करके इन पर दबाव बनाएं, है ना, जैसा भी चले, हमें एक सुरक्षित घेरा अपने लिए बनाना है। तो सुरक्षित घेरा इन्होंने बनाया। सुरक्षित घेरे से आगे बढ़ने का तरीका क्या था, सुरक्षित घेरे से आगे बढ़े ये कैसे, सहायक संधि के द्वारा। इन्होंने इन सहायक संधि को जरा समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि अंग्रेजों ने कितने चालाकी से भारत को जीता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ए नाम के राजा से संधि की कि तुम्हारी सीमाओं पे एक्स आक्रमण कर सकता है, तुम्हारी सीमाओं पे जेड आक्रमण कर सकता है, और इसकी इधर भी कोई सीमा बन रही होगी तो वो भी तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, और इस आक्रमण से तुम्हें मैं बचाता हूँ। तो हमारे तुम्हारे बीच क्या हुई, एक ट्रीटी हो गई, एक संधि हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय राजा के मध्य एक संधि हो गई, जिस संधि में ये तय हुआ कि ए नाम के राजा के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना रहेगी। सेना किसकी रहेगी, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना रहेगी, और इस सेना के रखरखाव का खर्चा ए नाम का राजा देगा। और ब्रिटिश सेना के साथ साथ ही एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी रहेगा इसके दरबार में, और ब्रिटिश रेजिडेंट इस बात की देखरेख करेगा कि ए नाम का राजा अंग्रेजों के अलावा किसी और यूरोपीय शक्ति के साथ या किसी भारतीय शक्ति के साथ कोई भी संबंध ना बनाने पाए। तो अब देखिए, ये व्यवस्था लागू कर सेना इनकी यहाँ है और इनके यहाँ ब्रिटिश रेजिडेंट है, तो ये राजा नहीं है बल्कि बंधक बनाया गया राजा है। ये बहुत ही कमज़ोर राजा होगा तो इसको स्वीकार करेगा। अंग्रेज़ों की सेना तुम्हारे दरबार में बैठी हुई है, अंग्रेज़ों का एक आदमी तुम्हारे दरबार में बैठा हुआ है, अब तुम क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, तुम गुलाम हो। तो इस तरह से सिचुएशन हाथ से निकली। इस तरह से इन राजाओं ने मजबूरी में, या जैसा भी रहा, इन राजाओं की तो कहानी अलग ही है। अगर इनके बारे में पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ऐसे नहीं व्यवस्था परिवर्तित होती। अंग्रेज़ों ने अनायास ही थोड़ा ना जीत लिया। मैं अंग्रेज़ों की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। देखो, आपको निष्पक्ष होना होता है। जब आप कोई विषय पढ़ रहे होते हैं या आप किसी बात पे बात कर रहे होते हैं तो आपको बहुत निष्पक्ष होना होता है, और ख़ास तौर से इतिहास में तो विशेष रूप से आपको निष्पक्ष होना होता है, क्योंकि उसकी अपनी कुछ विशिष्टताएं हैं, है ना। वो किसी के इमोशनल या किसी के सेंटीमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं होता है इतिहास होता है आपको जानने के लिए, ताकि आप अपना अगली चीज़ों के लिए सही रणनीति बना सकें। इन्होंने उनको स्वीकार किया, हाँ आइए आप अपनी सेना रखिए हमारे यहाँ। इसको अंग्रेज़ों ने क्या कहा, सब्सिडियरी अलायंस का, सहायक संधि का, कि भाई हम आपकी सहायता के लिए ये कर रहे हैं, अपने लिए हमारा कुछ नहीं है, हम तो बस फ़कीर हैं साहब, एक दिन झोला उठाएंगे चल देंगे, जब तक हम कर पा रहे हैं करेंगे, नहीं तो फिर निकल लेंगे, है ना। तो हमारा कुछ नहीं है। व्हाइट मैन बर्डन थियरी अंग्रेजों ने दी ना, कि हमको ईसा मसीह ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी सौंपी थी कि हम पूरी दुनिया को शिक्षित करें। व्हाइट मैन बर्डन थियरी एक उन्होंने डेवलप करी थी, एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया था जिसे ईसाई उदारवाद कहा जाता है। मतलब
दार्शनिक चिंतन की प्रक्रिया में उसको ईसाई उदारवाद कहा जाता है, और वैसे उसको व्हाइट मैन बर्डन थियरी कहते हैं इतिहास के लोग। तो उसमें ये था कि अंग्रेज समझाता था कि भाई देखो, मैं तुम्हारे ऊपर शासन करने नहीं आया हूँ, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, मैं तो इसलिए आया हूँ कि तुम्हें शिक्षित कर सकूँ, तुम काबिल बन सको, और जिस दिन तुम काबिल हो जाओगे, अपना शासन करने के लायक हो जाओगे, उस दिन मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा। सहायक संधि, अब सहायक संधि से भी आगे बढ़ गया बेलेजली, है ना। बेलेजली ने क्या कहा? बेलेजली ने कहा कि भाई जो राजाओं ने हमसे सहायक संधि करी है, जिन राजाओं ने हमसे सहायक संधि करी है, उनके उत्तराधिकार हमसे पूछकर निर्धारित होंगे, कंपनी से पूछकर निर्धारित होंगे। अगर कोई भी राजा इनमें से ऐसा हो है जिसको कोई राइटफुल हेयर नहीं है, जिसके पास राइटफुल हेयर का मतलब कि उसके खून से जन्मा हुआ बच्चा नहीं है, उसका ब्लड नहीं है, तो उसको उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता। इस सिद्धांत को क्या कहा गया? इस सिद्धांत को कहा गया व्यपगत का सिद्धांत, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत। अगर राइटफुल हेयर नहीं है तो आपका राज्य कहाँ चला जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाएगा। और इस आधार पर कई राज्यों का इन्होंने विलय कर लिया, जिनमें से सतारा का इन्होंने विलय कर लिया, जैतपुर का विलय कर लिया, संभल का विलय कर लिया, बघाट का विलय कर लिया, उदयपुर का विलय कर लिया, और झांसी का विलय कर लिया। तो आप देखिए, ये एक तरह का थियरी डेवलप हो गया, है ना। तो अभी कुछ समझ में आ रहा होगा कि देखो अंग्रेज कितनी चालाकी से और कितनी व्यवस्थित तरीके से भारत को लूट रहा है, भारत में अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा है। धीरे से आया, फिर और जोर से आया, फिर और जोर से आया। और यहाँ तो देखिए मनमानी देखिए आप अंग्रेजों की, कि इन्होंने पहले तो ये कहा कि हम व्यपगत का सिद्धांत उन पर लागू करेंगे जिनको कोई राइटफुल हेयर नहीं होगा। फिर उन्होंने देखा कि हमने इन्होंने इस आधार पे बहुत सारों का विलय कर लिया, बहुत सारों का विलय कर लिया। उसके बाद फिर इन्होंने देखा कि अवध तो इस आधार पे विलय हो नहीं रहा। अवध बहुत बड़ा राज्य था, 1765 में ही अंग्रेजों से, 1764 के बक्सर के बैटल में ही वो हार चुका था, तब से वो इनके लिए बफर स्टेट की तरह ये यूज करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब हमें इसका विलय कर लेना चाहिए, तो उनके इस खांचे में वो बैठ नहीं रहा था। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई कुशासन है वहाँ पे, कुशासन का आरोप लगा दिया। और उन्होंने वहाँ के जो ब्रिटिश रेजिडेंट था हेनरी लॉरेंस, उससे एक रिपोर्ट बनवाई, और रिपोर्ट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भेज के उसको पास करवा लिया, और सेना भेज के उसका अतिक्रमण कर लिया, अधिग्रहण कर लिया। तो एकदम दादागिरी चल रही थी। जैसे जब चाहो जो चीज़ चाहो वैसी कर दो, जैसे जब चाह की सरकार चाहो गिरा दो, जब चाह की सरकार चाहो बना दो। तो कुछ वैसा ही माहौल उस टाइम पे चल रहा था। तो ये व्यपगत का सिद्धांत जो है ये दिखाता है कि अंग्रेज़ों की मंशा भारत में क्या थी। ज़रा समझिए बात को, है ना। अतीत वर्तमान के मध्य संवाद कर रहा है, अतीत वर्तमान से संवाद कर रहा है। हमारी बातों को जो मैं बीच बीच में थोड़े बहुत एक आध सेंटेंस बोल देता हूँ, कृपया उनको किसी तरह से अपने सेंटीमेंट के साथ ना जोड़ें। अतीत वर्तमान के साथ हमेशा संवाद करता रहता है, इसीलिए मैंने इस सीरीज़ का नाम ही रखा अतीत और वर्तमान के मध्य संवाद। और इसका उद्देश्य सिर्फ आपको इतिहास का ज्ञान करवा देना नहीं है, बल्कि आप में एक तरह की सोच विकसित करना इसका उद्देश्य है। और जो हम लोग स्कूली शिक्षा से परेशान हलेकान लोग हैं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको सिखाता है, उससे थोड़ा अलग हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको एक सोचवान प्राणी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको एक चिंतनशील व्यक्ति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ना कितना कनेक्ट होता है, कितना हिस्ट्री कनेक्ट होता है उसके साथ। जब पावर जिसके पास है वो जो चाहे वो करे, वो चाहे अंग्रेज़ों की बात हो और चाहे वो भारतीयों की बात हो, पावर है चाहे जो करो। तो वैसे ही है। अच्छा, आगे क्या क्या हुआ? तो अभी आगे बढ़ने के लिए इसको थोड़ा हमें मिटाना होगा। अभी आगे जब हम बात करेंगे अगले कारण की, तो उसका फिर से हेडिंग बना लेंगे। तो भाई एक तो राजनीतिक कारण में रहा कि अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति ने इस काम को आगे बढ़ाया। और अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति कैसे भारत के लोगों में कुंठा भरने वाली थी वो आप समझ रहे हैं।
दूसरी बात थी इसमें, और कुछ बातें आगे हम लोग करें तो इसमें था मुगल बादशाह के प्रति अंग्रेजों का दृष्टिकोण। ये पहला कारण था विस्तारवादी नीति, राजनीतिक कारणों में पहला कारण था विस्तारवादी नीति, है ना। इसको नंबर 1 लिखिएगा, इसको नंबर 2 लिखिएगा। नंबर 2 है मुगल बादशाह के प्रति अंग्रेजी नीति या अंग्रेजों की नीति। है ना भाई, क्या थी अंग्रेजों की नीति मुगल बादशाह के प्रति? 2 बातें वो कह रहे थे। कौन थे मुगलों के अंतिम बादशाह, या भारत के कौन अंतिम मुगल बादशाह थे? तो नाम है उनका बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का नाम आप ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह जफर। ये भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे जिनकी मृत्यु रंगून में हुई थी। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी 1-2 साल पहले गए थे उनके मकबरे पर उनका दर्शन करने के लिए। बहादुर शाह जफर की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, रंगून में हुई थी, वहीं पे उनको दफन कर दिया गया था। कहानी आगे पता चलेगी आपको कि कैसे हुआ था। तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे। इनके प्रति अंग्रेज़ों की नीति ये थी कि अंग्रेज़ों ने घोषित कर रखा था कि यही अंतिम मुगल बादशाह होंगे। हालांकि यही अंतिम हुए भी, लेकिन अंग्रेज़ों ने कहा था कि इसके बाद जो टाइटल है बादशाह का वो क्या होगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि बादशाह का जो पदवी है उससे अंग्रेज हीनता महसूस करते थे। इससे पहले जो भी अंग्रेज़ यहाँ होते थे या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी सबसे बड़े पदाधिकारी होते थे, जैसे उनके नाम तो बदलते रहे हैं समय समय पर। पहले वो गवर्नर ऑफ बंगाल था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ, फिर वाइसरॉय हुआ, फिर से गवर्नर जनरल हुआ। तो ऐसे ऐसे नाम बदलते रहे। तो जो भी गवर्नर जनरल होते थे, मतलब जो भी यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता था, वो इनके नीचे माना जाता था। सैद्धांतिक रूप से होता नहीं था, व्यवहार में तो इनका कुछ था ही नहीं। इनका साम्राज्य इनके आंगन से इनके चौखट तक फैला हुआ था, इतना बड़ा साम्राज्य था। तो अंतिम मुगल बादशाह थे, ये वैसे भी हो गए। तो ये इनके पास कुछ था नहीं, बस इनका एक सम्मान था, और वो अंग्रेज भी करते थे। तो अंग्रेज जो शासन करते थे भारत में, वो सैद्धांतिक रूप से माना जाता था कि वो मुगलों के सब्सिडियरी के तौर पे शासन करते हैं, मुगलों के अधीन शासन करते हैं। लेकिन कैनिंग के टाइम में क्या अनाउंसमेंट आया, डलहौजी मानता नहीं था इनको कुछ भी। फिर कैनिंग के टाइम पे अनाउंसमेंट आया कि ये अंतिम मुगल बादशाह होंगे, इसके बाद बादशाह की पदवी मुगलों से समाप्त हो जाएगी, इनके जो भी बच्चे होंगे वो ऐसे ही रहेंगे, पेंशन जो मिल रही वो मिलती रहेगी। और दूसरा थोड़ा अपमानजनक बात इन्होंने कही, वो ये था कि लाल किला खाली करना पड़ेगा। लाल किला पर भी कब्जा करने का उद्देश्य था अंग्रेज़ों का। तो ये 2 बातें जो थी, ये भारतीय लोगों को, और ख़ास तौर से वो जो भारत के अलग अलग हिस्सों पर शासन करते थे और मुग़ल बादशाहत का अधीनता तो वो व्यावहारिक रूप से नहीं मानते थे। जैसे कर्नाटक में कोई शासन कर रहा है, भले ही वो मुस्लिम शासक था, नवाब था कर्नाटक का, अवध का नवाब था, बंगाल का नवाब था, या मराठे थे, तो भले ही वो सैद्धांतिक रूप से, व्यावहारिक रूप से इनकी अधीनता को नहीं मानते थे, पर सैद्धांतिक रूप से इनके प्रति एक सम्मान का भाव रखते थे। और अंग्रेज़ों का यह व्यवहार उनको अच्छा नहीं लगा, और उनको लगा कि ये अंग्रेज़ ज़्यादती कर रहा है मुग़ल बादशाह के लिए। तो उसके कारण से भी लोगों के मन में अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक भावना का विकास हुआ। और सबसे तीसरा कारण था पॉलिटिकल रीजन में, वो था अवध का विलय। अवध का विलय बिल्कुल मनमानी थी इनकी, और ये जो है 1857 में इट टुक प्लेस। तो उन्होंने मनमाने तरीके से विलय कर लिया, मतलब जो इनके सिद्धांत थे वो उस पर भी नहीं रुके। पहले तो वो सिद्धांत ही गलत थे, इनमें से कोई भी बात सही नहीं है, इस तरह के किसी भी सिद्धांत को सही नहीं माना जा सकता, बात नंबर 1। बात नंबर 2, फिर कैसे, अगर इसी सिद्धांत पे रुके होते तो भी तो अवध का विलय ना हो पाता।
तो अवध का विलय हुआ और अवध क्षेत्र में यही कारण रहा कि अवध क्षेत्र में विद्रोह की तीव्रता सबसे ज़्यादा रही, तो विद्रोह सबसे तीव्र रहा। अवध का विलय सबसे अंत में हुआ था। इनके जो पदाधिकारी कर्मचारी थे अभी जल्दी ही वो बेरोजगार हुए थे, तो उन्होंने संगठित तरीके से विद्रोह को आगे बढ़ाया। तो ये सारे कारण रहे जिन्हें आप कह सकते हैं कि ये कैसे कारण रहे, राजनैतिक कारण रहे जिन्होंने विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार करी। अब हम बात करते हैं सामाजिक धार्मिक कारण की। सामाजिक धार्मिक रूप से कौन कौन से कारण रहे जिन्होंने इस रिवॉल्यूशन के लिए पृष्ठभूमि तैयार की, है ना। तो अगली हेडिंग आप लिखिएगा, सामाजिक धार्मिक कारण। इस बात को थोड़ा समझते हैं। एकदम स्टार्टिंग में जब अंग्रेज भारत आया तो उसने कभी ये प्रयास नहीं किया कि हम भारत के सोशियो रिलीजियस एक्टिविटीज़ में किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस क्रिएट करें। वो चाहता था कि हम एक लेसेस फेयर पॉलिसी होती है, एक शब्द है लेसेस फेयर, हालांकि वो इकोनॉमी में आया, एडम स्मिथ ने दिया, पर लेसेस फेयर कहीं भी किया जा सकता है। तो लेसेस फेयर क्या कहता है कि अहस्तक्षेप करो, जैसा जो है उसको वैसा ही रहने दो। तो अंग्रेज़ों ने सोशियो रिलीजियस क्षेत्र में भारत में कैसी पॉलिसी अपनाई, तो उसके लिए आप एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं कि उन्होंने अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया, लेसेस फेयर की पॉलिसी का पालन किया। लेसेस फेयर में उन्होंने कहा कि हम आपके रिलीजियस इश्यूज में, हम आपके सोशल इश्यूज में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। हमारी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इंग्लैंड में चेंजेज आए, इंग्लैंड और बड़ा प्रोड्यूसर होता गया, है ना। अभी जब इन्होंने लेसेस फेयर की पॉलिसी एडॉप्ट करी थी अंग्रेज़ों ने, उस टाइम पे हमने कहा ना कि 1765 से उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया। 1750 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो रही है। तो अभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कोई बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन नहीं बन पाया है, लेकिन जैसे जैसे 60-70 साल बीते, बड़े बड़े कारखाने खुल गए, बहुत भारी मात्रा में प्रोडक्शन होने लगा और उनको अपना सामान बेचने के लिए मार्केट चाहिए था। उस सामान को बेचने के लिए मार्केट चाहिए था, तो सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरत है कि अंग्रेज जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है पहले तुम उसके यूज के लायक बनो। तो उसने क्या किया, तुम तो बिस्किट खाते नहीं थे, उसने तुमको बिस्किट खाने की आदत डाली। तुम्हारे घर में तो कल्चर ये थी कि अगर किचन में बना हुआ खाना आंगन में आ जाए तो घर के बड़े बुजुर्ग उसको नहीं खाते थे, किचन में ही खाते थे जाके, जहाँ खाना बनता था उसी रूम में खाना खाया जाता था, उसको उठा के कहीं ले जाके नहीं खाया जा सकता था। जहाँ इस तरह की सभ्यता थी वहाँ पैकेट में बंद बिस्किट लोग कैसे खाएं, कॉर्नफ्लेक्स लोग कैसे खाएंगे, नहीं खाएंगे। लोग कहेंगे हमारा रिलीजन इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ सिले कपड़ों का चलन नहीं था, तुम पतलून लेके आए। हमारे यहाँ बड़े मुश्किल से लोग जो है लुंगी और पजामा पहनना शुरू किए थे मुसलमानों के आने के बाद, वरना तो वो धोती पहनते थे, उसमें भी कुछ सिला नहीं जाता था, कुर्ते में थोड़ा ही सिला जाता था। सिला कपड़ा पहनने का कल्चर इंडिया का नहीं है, वो हमारा विदेशी संपर्क का परिणाम है। तो हमारी कल्चर को जब तक तुम बदलोगे नहीं तब तक हम तुम्हारी वस्तुओं के उपभोक्ता नहीं बन पाएंगे। तो अंग्रेजों को लगा, अंग्रेज उस टाइम पे बहुत सारी फिलॉसफी चल रही थी यूरोप में, बहुत सारे तरह के दार्शनिक विचारधाराएं यूरोप में चल रही थी। तो वो विचारधाराएं तरह तरह की बातें प्रचारित कर रही थी, लेकिन उपनिवेशों में उनको क्या करना था, जो उन्होंने कॉलोनीज बना रखी थी वहाँ पर उनको क्या करना था, वहाँ के लोगों को अंग्रेजी वस्तुओं का उपभोक्ता बनाना था। उनको आपको पैंट पतलून पहनना अच्छा लगे ऐसा बनाना था उनको, आपको चाय पीना अच्छा लगे ऐसा बनाना था उनको, आपको बिस्किट खाना अच्छा लगने लगे ऐसा बनाना था उनको, आप ब्रेड खाना शुरू करें ऐसा बनाना था उनको। वरना आप जो है जैसे ही आपको पता चलता है कि सड़े हुए आटे से बनती है आपका मन खराब हो जाता है। तो आपको वो सब खाने की बिल्कुल आदत नहीं थी, और आपका जो क्लाइमेट था, जो आपका एटमॉस्फेयर था, वो उस तरह के खाने के लिए था भी नहीं। जिस तरह के खाने के लिए था उस तरह की फूडिंग हैबिट आपने
डेवलप करी थी अपने देश में। इन्हें वो सब कुछ चेंज करना था, आपकी फूडिंग हैबिट को चेंज करना था, आपको बियरिंग हैबिट को चेंज करना था, आपके सारी चीज़ों को इन्हें चेंज करना था। और वो सब कुछ चेंज करने के लिए ज़रूरी था कि आप पर एक कल्चरल इन्वेजन किया जाए, आप पर एक सांस्कृतिक आक्रमण किया जाए। और सांस्कृतिक आक्रमण करने के लिए इन्होंने 1813 में क्या किया, 1813 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी 1813 में एक चार्टर एक्ट पास किया और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कम किया। देखिए दोनों बातें एक साथ हो रही हैं। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कम किया 1813 में। अभी इस एकाधिकार को कम किया का मतलब क्या है कि इससे पहले केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती थी, अंग्रेज कोई और नहीं आ सकता था। इन्होंने उसको खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? ताकि और भी अंग्रेज आ जाएं यहाँ व्यापार करने। क्यों और भी अंग्रेज आने लगे? क्योंकि वहाँ ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत सारी फैक्ट्री चल रही हैं, वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, तो भाई सबको लाभ मिलना चाहिए उपनिवेश का। तो सबके लिए दरवाज़ा खोल दिया। और साथ ही साथ जब सबके लिए दरवाज़ा खोला तो ईसाई मिशनरियों के लिए भी दरवाज़ा खोला। बात समझते चलिएगा ध्यान से। जिस समय इन्होंने सभी के लिए दरवाज़ा खोला, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन्होंने ईसाई मिशनरियों के लिए भी दरवाज़ा खोल दिया। तो ईसाई मिशनरियों के लिए जो दरवाज़ा खोला उसने फिर बढ़ाया समस्या को। और उसने क्या किया? सामाजिक धार्मिक समस्याओं को उत्पन्न किया। लोगों को एक कल्चरल थ्रेट महसूस हुआ कि हमारी संस्कृति खतरे में है। क्यों खतरे में है? क्योंकि ये तरह तरह के एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो कि हमारे धर्म के विरुद्ध हैं। तो ये बेसिक बात समझ गए आप। तो आप कुछ पॉइंट्स और इसमें बना लेंगे जिससे आप समझेंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ। तो सामाजिक धार्मिक कारण में सबसे पहला कारण क्या रहा कि 1813 के पश्चात ईसाई मिशनरियों को भारत के पश्चात ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। अब जब ये धर्म प्रचार करने आए तो एक बड़ी समस्या खड़ी हुई। जब ये भारत में धर्म प्रचार करते तो उसमें एक समस्या ये थी कि हिंदुओं में जो उत्तराधिकार का कानून था, यहाँ तक तो बात क्लियर हो ही गई होगी। हिंदुओं में उत्तराधिकार की जो व्यवस्था थी उसमें ये व्यवस्था थी कि अगर हमारा बेटा धर्म बदल लेता है तो फिर वो हमारा बेटा नहीं रह जाता। मतलब कि जो प्रॉपर्टी है उसमें उत्तराधिकार की जो व्यवस्था थी वो ऐसी थी कि अगर कोई अपना धर्म बदल लेगा तो उसको उत्तराधिकार नहीं दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा समस्या आड़े आ रही थी लोगों के धर्म परिवर्तन करने में। और अंग्रेज़ों को जब धर्म परिवर्तन करवाना होता था तो एक समस्या के रूप में आते थे कि भाई धर्म तो हम बदल लें लेकिन हमारा तो उत्तराधिकार खत्म हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, 1850 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया, है ना। तो इस उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा उन्होंने नियम क्या बना दिया, उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा ये नियम बना दिया गया कि अब कोई व्यक्ति अगर अपना धर्म बदल भी लेता है तो उसको अपने पैतृक उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब ये है कि धर्म परिवर्तन को इस आधार पर इन्होंने लीगलाइज कर दिया, कानूनी मान्यता दे दी। तो वो एक बड़ा लोगों में गुस्से का कारण बना, है ना। और जब ये कानून हो गया तो बहुत ऑब्वियस है कि ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगी, लालच के द्वारा और तमाम तरीके से धर्म का परिवर्तन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इन्होंने सती प्रथा और विधवा विवाह पर रोक लगाई। ये भी एक कारण के तौर पर आप 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम सुना होगा। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में भारत के काफ़ी लोग थे और ख़ास तौर से जो उस समय का पढ़ा लिखा समूह था वो स्वयं चाह रहा था कि सती प्रथा जैसी कुरीति पर बैन लगना चाहिए। जो सामाजिक पुनर्जागरण का आंदोलन चला रहे थे उन सभी को लग रहा था कि इस तरह की प्रथा पर हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए। लेकिन चूंकि बहुत सारा समाज का हिस्सा ऐसा था जो ये मानता था कि सती एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, एक धार्मिक कार्य है और इसको बैन करके अंग्रेज हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है,
ये शासन में है और हमारी व्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहा है। जैसे आज के टाइम पे भी आप देख सकते हैं कि किसी कुप्रथा को समाप्त करने का प्रयास सरकार करती है तो कुछ समाज के समूह खड़े होते हैं और कहते हैं कि नहीं, इसको हम बनाए रखेंगे, जबकि वो गलत होती है। तो वो उसी तरह से सती प्रथा के लिए हम कभी लड़ रहे थे कि नहीं, सती प्रथा अच्छी चीज़ है और हमारे समाज के ढांचे को बिगाड़ देगा अंग्रेज़, सती प्रथा को अगर बंद कर देगा तो वो एक कारण रहा जिसके कारण से लोगों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति गुस्सा आया। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा देने मात्र से समस्या का समाधान नहीं होगा, महिला सशक्तिकरण नहीं हो पाएगा। इसलिए जिनको सती करने से रोका जाता था उनको पुनर्विवाह का भी अधिकार दिया गया और कई भारत के समाज सुधार आंदोलन के नेता हुए जिन्होंने पुनर्विवाह का समर्थन किया। तो एक और क्रिया आ गई, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर दिया। बहुत विरोध हुआ था इसका। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया 1856 में। तो ये भी लोगों को लगा कि ये तो सरासर आक्रमण है हमारे संस्कृति पर, हमारे धर्म पर, हमारी व्यवस्था पर। तो इसने भी लोगों को उकसाया और लोग जो है भले ही वो सैन्य कारणों से आंदोलन खड़ा हुआ, लेकिन जब लोगों को मौका मिला तो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, इन सब बातों से जो लोग नाराज़ थे। इसके अलावा जो है और भी कारण रहे, जैसे रेलवे का विकास हुआ। अब रेलवे के विकास में रेलवे ट्रैक बिछाने के क्रम में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, तमाम इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जिससे लोगों को लग रहा है कि रेलवे के विकास के नाम पर हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। रेलवे में जो ब्राह्मण है वो भी उसी कोच में बैठ के जा रहा है, उसी सीट में बैठ के जा रहा है, जो शूद्र है वो भी उसी कोच सीट में बैठ के जा रहा है। तो उससे भी लोगों को लगा कि ये तो हमारा जो विभाजन था सामाजिक रूप से और जो हमारा ऊंच नीच की व्यवस्था थी उसको ये दूषित कर रहा है। जो भारत की अनटचेबिलिटी थी उसको भी चैलेंज मिल रहा था इससे। तो जो अनटचेबिलिटी के समर्थक थे उनको लग रहा था कि अंग्रेज जानबूझ के हमारे सामाजिक ढांचे को नुकसान पहुँचाना चाह रहा है। तो कई सारे ऐसे थे। रेलवे को लोहे वाला दैत्य कहा जाता था उस टाइम पे कि देखो लोहे वाला दैत्य आ गया, सब कुछ नष्ट करके जा रहा है। गांधी जी ने भी बड़ी आलोचना करी है रेलवे की, वकील की और डॉक्टर की। तो आप पढ़िएगा कभी हिंद स्वराज, तो आप देखिएगा कि रेलवे ने कैसे बर्बाद किया पूरी दुनिया को गांधी जी के दृष्टिकोण से। तो रेलवे आया, डाक व्यवस्था आई, तार व्यवस्था आई। तो इन सब ने संचार के जो आधुनिकतम तौर तरीके रहे उनसे भी लोग थोड़ा नेगेटिव हुए अंग्रेजी हुकूमत के प्रति। तो ये सारे सामाजिक धार्मिक कारण रहे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक माहौल निर्मित किया। ओके, अब हम लोग अगले कारण पे चलते हैं, बात करते हैं आर्थिक कारणों की। इकोनॉमिक कॉजेज, आर्थिक कारण क्या रहे भाई? आर्थिक कारण यही तो मूल था, अंग्रेज़ों को भारत में लाने का यही मूल था। तो बहुत ही यहाँ पर चीज़ें होंगी। अगर हम कहीं की भी अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करें या आर्थिक रूप से समझने का प्रयास करें तो 3 एंगल बन जाएंगे आपके दिमाग में। कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तीनों में अंग्रेज़ों ने काम किया और तीनों में ही भारत विरोधी रहा वो, है ना। तीनों कामों में वो भारत का विरोध किया उसने, या भारत को नुकसान पहुंचाने वाले सिस्टम को डेवलप किया। कृषि में कैसे? कृषि में उसने जो भूधारण पद्धति विकसित की, भूधारण पद्धति मतलब लैंड होल्डिंग सिस्टम, जो उसने लैंड होल्डिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। आप जानते हो उसने 3 तरह का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसमें सबसे ज़्यादा चलन में रहा जमींदारी। तो 3 तरह का सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस किया, जमींदारी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी। ये तीनों ही व्यवस्थाएं शोषक थीं और इन तीनों ही व्यवस्थाओं के कारण से ग्रामीण क्षेत्र में एक नेक्सस बना हुआ था, एक बहुत गंदा नेक्सस बना हुआ था जिसके सेंटर में किसान था जो चूसा जा रहा था। इसको चूस कौन कौन रहा था? इसका खून निकाल रहा था व्यवस्था मतलब कि अंग्रेज़ों की जो न्याय व्यवस्था थी, जो पुलिस व्यवस्था थी, वो सब इनके विरुद्ध थी, है ना। जो भी इनका सिस्टम था अंग्रेज़ों का, वो सब कृषक विरुद्ध था। जब आप आगे किसान आंदोलनों के बारे में पढ़िएगा तो देखिएगा कि बहुत व्यवस्थित तरीके से वो किसानों का शोषण कर रहा था। जो इन्होंने सिस्टम डेवलप किया जिसमें
बहुत ऊंचे कर की दर निर्धारित की और इतना कर किसान भुगतान नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण से अब फसलें ख़राब हो जाती थी टाइम टाइम पे, या कुछ नेचुरल क्लैमिटीज़ हो जाती थी, बाढ़ पड़ गया, सूखा पड़ गया। तो वैसी सिचुएशन में उनकी लगान अदा करने की क्षमता नहीं होती थी, तो साहूकार से वो उधार ले लेते थे, और एक बार उधार लिया तो ख़त्म ज़िंदगी समझ लीजिए, खेत गया। फिर वो धीरे धीरे करके साहूकार ऐसा चंगुल में फंसा लेता था किसान को कि बर्बादी हो जाता था किसान। और इनसे अगर बच गया तो ज़मींदार के तरह तरह के अत्याचारों से नहीं बच पाता था। ज़मींदार तरह तरह का टैक्स वसूलता था उनसे, तो ज़मींदार के तरह तरह के अत्याचार, साहूकार से फंस गया। अगर वो ज़मींदार और साहूकार के द्वारा किए जाने वाले शोषण के विरुद्ध जाए तो कहाँ जाएगा? वो पुलिस में जाएगा, न्याय व्यवस्था में जाएगा। लेकिन ये दोनों ही किसके पक्ष में काम करती थी? ज़मींदार के पक्ष में और साहूकार के पक्ष में। तो एक ऐसा गंदा नेक्सस बन गया जिससे किसान बहुत प्रताड़ित हुआ, और उसकी इस प्रताड़ना ने उसको अपने मन में कुंठा का भाव दिया अंग्रेजी शासन के प्रति, है ना। तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। तो ये जो भूधारण पद्धति रही, इसने बहुत ख़राब स्थिति उत्पन्न की, ये सिचुएशन क्रिएट किया जिसमें किसानों का भारी शोषण हुआ। भूधारण पद्धति के अलावा जो अगली बात है वो ये है कि जो कृषि उपज रही उसकी प्रकृति में परिवर्तन हो गया। कृषि उपज की प्रकृति में परिवर्तन आ गया। मतलब आप ये समझिए कि खेती, प्रिमिटिव स्टेज ऑफ फार्मिंग, प्रिमिटिव स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर क्या है कि हम खाने की फसलें उगाएंगे। तो जो खेती हमारी हो रही थी उसमें कैश क्रॉपिंग का उतना चलन नहीं था। खेती मूलतः पेट भरने के लिए होती थी। अंग्रेज़ों ने भारत को कैसे ट्रीट किया? कच्चे माल के उत्पादक के रूप में ट्रीट किया। तो कच्चे माल के उत्पादक के रूप में ट्रीट किया, तो कैसा कच्चा माल? जिनका इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में डिमांड है। तो इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में जिन कच्चे माल की डिमांड है उनको यहाँ उगवाया जाए। अब अगर वो यहाँ की खेतों में उगाए जाएंगे तो बहुत ऑब्वियस है कि हम खाद्यान्न नहीं उगा पाएंगे, और जब हम खाद्यान्न नहीं उगा पाएंगे तो क्या होगा? भूखमरी बढ़ेगी। क्योंकि खेती किस पर बेस्ड थी? क्लाइमेट पर बेस्ड थी, और क्लाइमेट तो आप जानते ही हैं कि एक परिवर्तनशील रहता है, या क्लाइमेट ना कहें, वेदर कहें। क्लाइमेट का जो चेंज होने का रेट होता है बहुत ज़्यादा होता है। वेदर पर आधारित थी, मौसम आधारित कृषि थी। और मौसम तो जानते ही हैं कि कभी वर्षा ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी नहीं होगी, कभी बहुत हो जाएगी। तो वैसी सिचुएशन में पहले क्या था कि आपने खाद्यान्न उगा लिया, अब आप अगर अगली साल फसल गड़बड़ भी हो गई तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन अब क्या है कि आप कॉटन उगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि लंदन में बिकेगा, वो आपको थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और कॉटन उगा रहे हैं, गेहूँ नहीं उगा रहे हैं, तो गेहूँ उतना ही उगा रहे हैं जिससे इस साल का काम चल जाए। अगली साल आपने गेहूँ उगाया, हुआ नहीं सही से, तो फिर आप भूखों मरो। तो भूखमरी और अकाल इस तरह की समस्याओं को जन्म दिया। और भूखमरी और अकाल की समस्याएं इस कारण से भी आईं, और ये जो व्यवस्था निर्मित की गई थी इनमें जो करारोपण की व्यवस्था थी, जो हैवी टैक्सेशन सिस्टम था, बहुत सारा भारी मात्रा में कर लगाया गया था, उसने भी भूखमरी और अकाल की समस्या को बढ़ाया। तो कृषि उपज की प्रकृति में परिवर्तन आने से भी एक समस्या खड़ी हुई, है ना। अब जो है अगला बात हम करें तो ये तो कृषि क्षेत्र की बात रहेगी। कृषि क्षेत्र में इन्होंने दो तरह का परिवर्तन किया, भूधारण पद्धति में परिवर्तन किया और उपज के स्वभाव में परिवर्तन किया। तो इन दोनों कारणों के चलते भूखमरी और अकाल इस तरह की समस्याएं भारत में बढ़ी, जिसके लिए लोगों ने अंग्रेजों को जिम्मेदार माना। ओके, चलिए अभी हम बात करते हैं कि उद्योगों को कैसे इन्होंने बर्बाद किया। कल हम लोगों ने बात करी थी, कल का मतलब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी कि औपनिवेशिक व्यवस्था कैसे काम करती है। देखिए औपनिवेशिक व्यवस्था कैसे काम कर रही है, बहुत ध्यान से समझिएगा तो आपको बहुत क्लियर कट समझ में आएगा।
ये है भारत, ये है इंग्लैंड, ये बीच में है समुद्र, बीच में है वो मार्ग। यहाँ से एक फार्मर है, ध्यान से समझिएगा, उससे 5 रुपए का कॉटन खरीदा गया। किसने खरीदा इसको? अंग्रेज कंपनी थी कोई, वो आई और महाराष्ट्र में एक किसान से उसने 5 रुपए का कॉटन खरीदा। फिर जब 5 रुपए का कॉटन लेकर ये भारत की सीमा पर पहुंचा तो यहाँ पर इसने इस 5 रुपए पर क्या पे किया? कस्टम ड्यूटी पे की, है ना। ये कस्टम ड्यूटी क्यों पे कर रहा है? क्योंकि कॉटन का एक्सपोर्ट हो रहा है, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी दिया उसने। मान लीजिए यहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी 1 रुपये, इज इट। अब यहाँ से वो इसको तैरा के ले गया समुद्र में, यहाँ पे। अब इस ये भारत की सीमा, अगर 1 रुपये कस्टम ड्यूटी लगी तो भारत की सीमा इसने कितने में पार की? 6 रुपये में पार की। भारत की सीमा पार करते करते इस कॉटन का प्राइस क्या हो गया? 6 रुपये हो गया। और फिर यहाँ से मान लीजिए कि 2 रुपये फ्रेट चार्जेस लग गए, किराया भाड़ा खर्च हो गया, तो ये इंग्लैंड की सीमा पर कितने में पहुँचा? 8 रुपये में। अब ये भी कस्टम ड्यूटी लेगा, इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लेगा। ये इम्पोर्ट ड्यूटी मान लीजिए कि 1 रुपये लेता है, तो ये इंग्लैंड की सीमा में प्रवेश करेगा 9 रुपये में, और यहाँ से ये वहाँ जाएगा जहाँ इंग्लैंड में फैक्ट्री लगी हुई है, और फैक्ट्री तक जब जाएगा तो इस पर 1 रुपये मान लीजिए फ्रेट चार्जेज और लग गए, तो ये फैक्ट्री में कितने में पहुँचा? 10 रुपये में पहुँचा। फैक्ट्री ने इसको प्रोसेस करके कपड़ा बनाया। अब प्रोसेसिंग में सबसे ज़्यादा शुल्क लगता है, इसलिए इसने 10 रुपये इस पर प्रोसेसिंग चार्ज लेके 20 रुपये का कपड़ा तैयार कर दिया। अब ध्यान से समझिए, 20 रुपये का कपड़ा फिर यहाँ आया, फिर इसमें 1 रुपये फ्रेट चार्जेस जुड़े, तो ये सीमा पे पहुँचा 21 रुपये में। फिर यहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी ब्रिटेन ने ली, ब्रिटेन ने एक्सपोर्ट ड्यूटी ली। अब कच्चे माल पर उसने 1 रुपये लिया था एक्सपोर्ट ड्यूटी, तैयार माल पे ज़्यादा, जाहिर सी बात है कि ज़्यादा लेगा, तो इसने इस पर 2 रुपये कस्टम ड्यूटी ली, और ये 23 रुपये में समुद्र में पहुंचा। और फिर ये यहाँ से यहाँ तैर कर आया, 2 रुपये इस पर और चार्जेज लगे, तो ये कितने का हो गया भारत सीमा में पहुंचने पर? 25 रुपये में। और 25 रुपये पर फिर ये इम्पोर्ट ड्यूटी लेगी इंडिया की गवर्नमेंट। अब इंडिया की गवर्नमेंट तैयार माल पे इम्पोर्ट ड्यूटी कच्चे माल से ज़्यादा लेगी, तो ये भी मान लीजिए 2 रुपये ले लिया, तो ये कितने में आया? 27 रुपये का कपड़ा आया इंडिया। 5 रुपये का कॉटन गया था, 27 रुपये में लौट के आया वो। अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आप और समझिए। अभी ये समझिए कि इस कॉटन को जो खरीद के यहाँ तक ले आया वो अंग्रेज था, यहाँ से यहाँ ढोकर जो ले गया वो अंग्रेज था। मतलब ये जो 2 रुपये का फ़ायदा हुआ अंग्रेज कंपनी रही होगी कोई, ये जो फ़ायदा हुआ अंग्रेज सरकार को हुआ, यहाँ जो टैक्स लगा था अंग्रेज सरकार ने लिया था, यहाँ से जो ढोके गया वो अंग्रेज था, ये फैक्ट्री अंग्रेज की थी, यहाँ पर जो श्रम नियोजित हुआ था वो अंग्रेज था, यहाँ से यहाँ जो लाया वो अंग्रेज था, यहाँ से यहाँ जो लाया अंग्रेज था, यहाँ से यहाँ जो लाया अंग्रेज था, और जिसने खरीदा वो भारतीय था, है ना। तो कितना बढ़िया से भारतीयों को काट रहा था अंग्रेज, कि तुमको 5 रुपये दे रहा था, तुमसे 27 रुपये ले रहा था। अब इस पूरे पैसेज को, इस पूरी प्रोसेस को चलाए रखने के लिए क्या ज़रूरी था कि यहाँ का कॉटन यहाँ ना यूज हो जाए। तो यहाँ का कॉटन अगर यहीं यूज हो जाएगा तो यहाँ नहीं जा पाएगा, यहाँ की फैक्ट्री में जो कॉटन की डिमांड है ये घट जाएगी। तो यहाँ देखो 2 समस्याएं हो जाएंगी। अगर यहाँ का कॉटन यहाँ पे भी कोई इंडस्ट्री लग गई मान लीजिए, तो क्या समस्या हो जाएगी कि यहाँ का कॉटन यहीं खपत हो जाएगा, तो यहाँ जो कॉटन की डिमांड है वो घट जाएगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि जो ये मान लीजिए कॉटन ये अमेरिका से खरीद लेगा, यहाँ से नहीं पहुँचा, अमेरिका से भी खरीद सकता है कॉटन। लेकिन दूसरी समस्या क्या है कि तैयार माल कहाँ बिकेगा आपका? तो अपने फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाने और भारत और तैयार माल का बाजार बनाने के क्रम में ये ज़रूरी था कि भारत को डी इंडस्ट्रियलाइज किया जाए, भारत के उद्योगों को नुकसान पहुंचाया जाए। भारत में कोई बहुत बड़े उद्योग नहीं थे, लेकिन फिर भी भारत बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था कॉटन का, भारत बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था मसालों का, हैंडमेड पॉटरीज का, हैंडमेड सजावटी सामानों का बहुत बड़ा निर्यातक था भारत।
लेकिन अंग्रेज़ों ने बड़ी चालाकी से इसको क्या किया, धीरे धीरे करके डिइंडस्ट्रियलाइज कर दिया। मतलब कि भारत में उद्योग बचेंगे ही नहीं, भारत में हथकरघे बचेंगे ही नहीं। हथकरघे से जो कपड़ा बन रहा है वो महंगा पड़ रहा है, क्योंकि उसमें ज़्यादा ताकत, ज़्यादा समय, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा धन लग रहा है। यहाँ फैक्ट्रियों से बना हुआ माल सस्ते में उपलब्ध हो रहा है, लोग उसको खरीदने लगे, इसको भूलने लगे। धीरे धीरे करके डिइंडस्ट्रियलाइज होता गया, यहाँ की इंडस्ट्रीज खत्म होती गई और इन पर आप डिपेंडेंट होते गए, और इन्होंने आपको तैयार माल का बाजार और कच्चे माल का उपभोक्ता बना दिया। समझ में आई कहानी? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आई होगी। बहुत चालाक था अंग्रेज। तो अगर हम कहें कि उद्योग के क्षेत्र में इसने कैसी नीति का पालन किया, तो उद्योग के क्षेत्र में इसने भारत में विऔद्योगीकरण को बढ़ावा दिया, डिइंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया, विऔद्योगीकरण को बढ़ावा दिया, डिइंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया। लोग अब जब डिइंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो क्या होगा, जो दस्तकार हैं, दस्तकार मतलब आर्टिजन, बार बार हम बता रहे हैं, जो पॉटरीज बना रहे थे या जो और इस तरह की चीज़ें बना के निर्यात आयात बेच खरीद रहे थे, उनकी बात हो रही है। जो उसमें छोटे मोटे उद्योगों में नियोजित श्रम था वो भी बेरोजगार हो गया, श्रमिक भी बेरोजगार हो गए। तो इनकी स्थिति बहुत ही खराब हुई। विऔद्योगीकरण के परिणाम स्वरूप इनकी स्थिति क्या हुई, अत्यंत खराब हो गई। और फिर इनकी खराब स्थिति ने इन्हें प्रेरित किया कि आप इस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाओ, और जब इनको मौका मिला तो इन्होंने उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई, है ना। परंपरागत औद्योगिक ढांचे को समाप्त किया इन्होंने, अंग्रेजों ने। तो परंपरागत औद्योगिक ढांचे को समाप्त कर दिया। परंपरागत औद्योगिक ढांचा आपका था ना, जिससे आप कपड़े बना रहे थे, मसाले बना रहे थे, वो सारी चीज़ें आप कर रहे थे। और इसका परिणाम क्या हुआ कि इंडिया जो है वो आयातक बन गया उन्हीं चीज़ों का जिनका वो निर्यात किया करता था, है ना। आयात किसका करने लगा, वो तैयार माल का, और निर्यात करने लगा तो किसका करने लगा, निर्यात उसने किया कच्चे माल का। तो आप सोचिए ये धंधा या ये जो तरीका है व्यापार करने का, ये हमेशा नुकसानदेह रहता है, हर व्यक्ति के पक्ष में नुकसान ही करता है। ये परिणाम वही गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी सारे रिजल्ट के रूप में सामने आएंगे। लोग परेशान होंगे अंग्रेज़ों से और अंग्रेज़ों के विरुद्ध हथियार उठाएंगे जब उनको मौका मिलेगा तब। आगे चलते हैं, आप समझ गए होंगे इसको। सेवा क्षेत्र में जैसे उन्होंने रेलवे का विकास किया, तो भारत में रेलवे के विकास का उद्देश्य ये नहीं था कि भारत के लोगों का कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा, भारत के लोग जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, ऐसा नहीं था। वो आपके शोषण को और व्यवस्थित करने का तरीका था। तैयार माल जो सी पोर्ट पे आया है उसको रैपिडली पूरे इंडिया के मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, इसके लिए रेलवे डेवलप किया। कच्चा माल भारत के अलग अलग हिस्सों से ले जाकर और सी पोर्ट तक प्रॉपरली पहुंचाया जा सके, इसके लिए रेलवे का विकास किया गया। तो वो भी गलत नीतियों से किया गया। सैन्य कारण क्या रहे, तो सैन्य कारण कई तरह के रहे, है ना। सबसे पहली चीज़ तो यूरोपीय और भारतीय सैनिकों के बीच जो इनका, पहले तो आप ये समझो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी एक शब्द था, ब्रिटिश भारतीय सेना, है ना। ब्रिटिश भारतीय सेना दो लोगों से मिलकर बनी थी, अंग्रेज, या इसको आप यूरोपियंस कह सकते हैं, जिसमें अंग्रेज़ों के अलावा भी कुछ यूरोप के नागरिक होते थे, और दूसरे थे भारतीय, नेटिव। इनसे जो आर्मी बनती थी उसको नेटिव इन्फेंट्री कहा जाता था। जो नेटिव इन्फेंट्री, कैवलरी में इन लोगों को जगह मिलती नहीं थी, केवल इन्फेंट्री में ही जगह मिलती थी। और ना तो कैवलरी में जगह मिलती थी, ना आर्टिलरी में जगह मिलती थी, इनको बस केवल कहाँ जगह मिलती थी, तो यहीं से देखिए भेदभाव शुरू हो गया। तो इनको केवल इन्फेंट्री में ही जगह मिलती थी। अंग्रेज और यूरोपियन और भारतीय, इनसे मिलकर सेना बनती थी। अगर हम बात करें कि इन्फेंट्री में क्या सिचुएशन थी इनकी, तो लगभग 87% ऑफ ब्रिटिश इंडिया आर्मी भारतीयों से बनी हुई थी। इनको ये बहुत ख़राब कंडीशन में रखते थे, है ना। इनमें क्या क्या समस्याएं थीं,
जैसे भारतीय सैनिकों के साथ नस्ली भेदभाव, भारतीय सैनिकों के साथ नस्ली भेदभाव, रेसिस्ट होते थे अंग्रेज, है ना, बहुत रेसिस्ट होते थे। तो ये नस्ली भेदभाव कहाँ कहाँ दिखाई देता था, क्या क्या होता था? सबसे पहले सेवा शर्तों में नस्ल भेदभाव होता था। भारतीयों की सेवा शर्तें अंग्रेजी सैनिकों की अपेक्षा अधिक कठोर होती थीं, तो सेवा शर्तों में अंतर होता था। पदोन्नति के अवसर उतने नहीं होते थे। पदोन्नति का मतलब है प्रमोशन। पदोन्नति के अवसर या प्रमोशन के चांसेस उतना नहीं होते थे जितना यूरोपियन पदाधिकारियों के लिए होते थे, बड़े सीमित थे, बहुत आगे नहीं जा सकते थे पदोन्नति के मामले में। तो पदोन्नति के अवसर बहुत ही सीमित थे। इसके अलावा इनको मिलने वाले वस्त्र, भोजन इत्यादि में भी अंतर होता था। वस्त्र, भोजन, हथियार, ये सब जो मिलता था उनको, उसमें भी अंतर होता था। वेतन में भी अंतर होता था। तो ये जो भेदभाव था नस्लीयता का, वो कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा था? इनकी सेवा शर्तें अलग होती थी, इनमें पदोन्नति के अवसर नहीं होते थे, वस्त्र, भोजन, हथियार जो होते थे वो भी अलग होते थे, वेतन अलग होता था, उनका किचन अलग होता था, उनका रहने का जगह अलग होता था, बहुत सारे डिफरेंसेस है, ह्यूज डिफरेंसेस। तो ये सारा था। इसी बीच में 1856 ईस्वी में एक नया कानून आया। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने एक नया कानून पास किया जिसे जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट कहा जाता है। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इसमें यह कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी में सैनिक के तौर पे सेना में काम करने के लिए भर्ती होता है तो उसे पूरे भारत में कहीं भी, पूरे विश्व में कहीं भी जाना पड़ सकता है। भारतीयों में और ख़ास तौर से नॉर्थ इंडियंस में ये एक मान्यता थी कि समुद्र पार करने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है, तो वो समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, जबकि इस कानून ने उनको समुद्र पार जाने के लिए मजबूर किया। इसके अलावा एक और कानून पारित किया गया था जिसे डाकखाना अधिनियम कहा गया। इसमें ऐसा किया गया कि जो सिपाही थे, पहले उनको अपने घर के साथ पत्राचार करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था, लेकिन सरकार ने एक कानून बना के कह दिया कि नहीं, आपको अब 25 पैसा शुल्क देना पड़ेगा। तो ये बात भी उनको लगा कि हमारे फेवर में नहीं हो रही है, हमारे अगेंस्ट हो रही है। ये कारण विद्रोह के नहीं रहे, विद्रोह तो किसी और कारण से शुरू हुआ, लेकिन इन सब कामों ने भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा बढ़ाया ना उनके मन में, तो ऐसे हुआ। और एक और काम बात समझिए कि जो बंगाल में सैनिक थे, बंगाल के अधिकांश सैनिक कहाँ से आए थे? बंगाल के अधिकांश सैनिक आए थे अवध से। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात कैसे है भाई? ये बड़ी बात ऐसे है कि अवध का विलय 1856 में हुआ था और अवध के विलय के बाद जो है स्थिति बिगड़ी। स्थिति कैसे बिगड़ी? क्योंकि ये जो सिपाही थे, वहाँ पर जो नीतियाँ अपनाई जा रही थी, इन्हीं के घर वालों के साथ अपनाई जा रही थी ना। अंग्रेज बड़ा चालाक था, वो जहाँ पर सेना को तैनात करता था वहाँ के सैनिक नहीं रखता था। जैसे बंगाल में जो सेना तैनात की जाएगी वो अवध की होगी, अवध में जो सेना तैनात की जाएगी वो कहीं और से बुलाई जाएगी, साउथ से बुलाई जाएगी, नॉर्थ से बुलाई जाएगी। ऐसा इसलिए करता था ताकि उनका जो वेलफेयर ग्रुप है वो ना डेवलप होने पाए। तो बंगाल के अधिकांश सैनिक अवध के थे और अवध का इन्होंने बहुत अन्यायपूर्ण तरीके से विलय किया था, इसलिए उनको भी लगता था कि ये बहुत गड़बड़ काम हुआ है। उनके मन में भी इस बात को लेकर स्थिति साफ थी और वो अंग्रेज़ों के विरोधी हो गए थे इन बातों के चलते हुए। और फिर आती है वो बात जिसने इस पूरे व्यवस्था में जो बारूद तैयार हुआ था उस पर चिंगारी डाल दी और घटना शुरू हो गई। देखिए भाई, वो क्या घटना थी? हुआ यूं कि पहले ब्राउन बैस राइफल आती थी। पहले ये लोग जो राइफल यूज करते थे दैट वाज ब्राउन बैस।
उसकी विशेषता थी कि जिधर से गोली जाती थी, जिधर से गोली निकलती थी उधर से गोली डाली भी जाती थी। तो जो जहाँ पे गोली को हम स्ट्राइक देते हैं, जैसे आप बंदूक पता नहीं देखे हैं कि नहीं देखे हैं, पर आप इतना समझ लीजिए कि बंदूक में हम गोली लगाते हैं तो उसमें एक होता है, जाके बंदूक गोली पे टकराता है तो गोली बाहर जाती है, उसका खोल अंदर रह जाता है, निकाल देते हैं बाहर। तो उसमें क्या था कि बंदूक को सीधा करके गोली को डालिए, फिर सीधा करके फायर करिए। उसमें दिक्कत ये होती थी कि फायर का जो फ्रीक्वेंसी है वो घट जाता था और मिस फायर होने के चांसेस बहुत रहते थे, कि गोली सही जगह तक पहुँचे तभी फायर हो पाता था, मिस फायर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे। फिर इन्होंने उसमें थोड़ा तकनीकी सुधार किया और एक नए राइफल को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल की विशेषता क्या थी? बीच से खुल जाती थी, बीच से खुल गई, सीधे गोली लगाया और आप सीधा करके गोली मार दिए। तो आपका जो स्ट्राइकिंग रेंज है, स्ट्राइकिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ जाएगी और थोड़ा रेंज भी बढ़ा रहा था वो। तो इन सब बातों के चलते उन्होंने एक नई राइफ़ल इंट्रोड्यूस करी। इस राइफ़ल में जो कारतूस लगता था, जो कार्ट्रिज लगती थी, उसमें ऊपर इस तरह से एक जो है कागज़ लगा दिया जाता था उसको मॉइस्चर से बचाने के लिए, और उसमें सूअर और गाय की चर्बी का ग्रीस यूज किया जाता था और इस हिस्से को दांत से काट कर फिर उसे बंदूक में लगाना पड़ता था। यहाँ से समस्या खड़ी हुई। पहले अफवाह फैली कि ऐसा है, और फिर बैरकपुर छावनी के कुछ सैनिकों ने जाकर बजबज जहाँ बनता था ये कलकत्ता के पास, वहाँ जाकर देखा तो उनको पता चला कि हाँ सही में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग हो रहा है। तो बहुत क्रोधित हो गए, उनमें से एक मंगल पांडे थे, बहुत क्रोधित हो गए और फिर उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध, अपने अधिकारियों के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई। ये मामला इतना बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि इससे पहले भी कोई इस तरह की बातें चलन में चल रही थीं। जैसे ये अफवाह उड़ी थी कि जो सैनिकों को खाने के लिए आटा दिया जाता है उसमें हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है, क्यों? क्योंकि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए। अभी कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बात सही होगी, पर ऐसा लोग कह रहे थे कि हड्डियों का चूरा दिया जा रहा है, हड्डी को पीस कर उसमें मिलाया जा रहा है। तरह तरह की बातें हवा में थीं, और वो सारी बातें, जब अफवाह एक बात सही निकलती है तो सारी बातें अपने आप से हमारा दिमाग सही मानने लगता है। तो ये सारे कारण रहे। एनफील्ड राइफल में प्रयोग होने वाले कार्ट्रिज को प्रयोग करने से मना कर दिया, क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए बहुत ही हराम है। तो ना तो मुस्लिम सैनिक उसको यूज करना चाहता था, ना हिंदू सैनिक यूज करना चाहता था, और फिर अंग्रेज़ों ने दबाव बनाया, उसके विरुद्ध एक संघर्ष खड़ा हुआ। 29 मार्च 1857 को अमर शहीद मंगल पांडे ने अपने लेफ्टिनेंट और एजुटेंट को गोली मार दिया, एक को संगीन घुसा के मार दिया, और वहाँ से उनको पकड़ लिया गया। 9 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई, 9 अप्रैल 1857 को, और फिर 10 मई 1857 को यहाँ से भी, उस बीच में और भी विद्रोह हुए छोटे मोटे। मेरठ में उनके सैनिकों को बंदी बनाया गया। अब उनको आगे की चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक था टॉपिक कि क्या कारण रहा 1857 के विद्रोह का। बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आप समझ गए। इनमें से किसी एक कारण को भी अगर पूछे आपसे कि भाई आप, जैसा आप जानते हैं यूपीएससी आजकल वो 200 और 150 वर्ड्स के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अगर आपसे किसी एक कारण में पूछे तो भी आप लिख सकते हैं, और अगर सभी में पूछे तो भी आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप किताबों में जाइएगा तो आपको मेरी बातें और ज़्यादा क्लियर समझ में आएंगी, और थोड़ा अपना स्टडी करिएगा। इनको वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, इससे नोट्स बनाइएगा, और इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और भी लोगों को इसको आप आगे बढ़ाइएगा। जैसे ही उत्साह होगा तो फिर वीडियो बनाने में और मज़ा आता है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।